अध्याय 1 संकल्प। सुबह की ताजी धूप दुनिया पर अपनी चमक बिखेर रही थी। एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बसा हुआ नीलगिरी शहर मील दूर तक नीले समुद्र के किनारे फैला था। बाजार खुल चुके थे और लोग दुकानों पर सस्ती चीजों की ताक झांक में जुट गए थे। तभी पक्की सड़कों पर घोड़ों के दौड़ने की आवाज गूंजी। बाजार के सभी लोगों की नजरें आवाज की तरफ मुड़ गईं। दो शानदार सफेद घोड़े एक सजे धजे रथ को खींच रहे थे। रथ का चांदी जैसा सफेद रंग बता रहा था कि ये शहर के सबसे बड़े परिवार वज्रबाहु का है। रथ के अंदर कीमती कपड़ों में सजा एक बालक अपनी बेचारी दाई की सहन शक्ति का इम्तिहान ले रहा था। मुझे उन घमंडी लड़कों में से कोई नहीं चाहिए। वे सब डरपोक और चापलूस हैं। अगर मैं कहूं तो वे सुबह मेरा जूता तक साफ करने को तैयार हो जाएंगे, बालक ने चिढ़ते हुए कहा। दाई प्रभा को इस प्यारे दिखने वाले बच्चे के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनने की आदत हो चुकी थी। उसने शांत रहकर कहा, छोटे कुंवर, आप इतने नखरे नहीं कर सकते। आप अब 10 साल के होने वाले हैं। अगर एक हफ्ते में आपको अपना अंगरक्षक नहीं मिला तो आप गद्दी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और आपके बड़े भाई बहन आपको छोड़ेंगे नहीं। मुझे पता है प्रभादाई, बालक ने खिड़की से बाहर देखते हुए लंबी सांस ली। वे सब मुझे रास्ते से हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। दाई प्रभा ने सिर हिलाया। इसीलिए आपको किसी को चुनना ही होगा। जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा हो, बस आपकी उम्र का हो और काम का हो। आपके स्कूल के छात्र कोमेन के सबसे बड़े खानदानों से आए हैं। उनमें बहुत दम है, अगर आप उन्हें मौका दे तो। हाँ, उनका दम तो दिखता है। अगर मुझे अस्तबल के लिए कोई नौकर चाहिए होता तो मैं उनके बारे में सोचता, पर मुझे एक साथी चाहिए और मेरी नज़र में उनकी कीमत मेरे जूतों पर लगी धूल से ज्यादा नहीं है। छोटे कुंवर, दाई प्रभा ने लाख कोशिश की, पर बालक की जिद टस से मस नहीं हुई। वज्रबाहु परिवार की मुख्य दाई होने के नाते बालक की कोई भी गलती प्रभा की देखरेख की कमी मानी जाती। अनजाने में ही सही, बालक के हाथों में प्रभा की जान सुरक्षित थी। आपको जल्द ही अपना साथ निभाने वाला भाई चुनना होगा कुंवर रुद्र। हमारी सलामती इसी पर टिकी है। रथ रोको। क्या कुंवर, आप? रुद्र बहुत बेसब्र बालक था। उसे किसी को एक से ज्यादा बार कुछ कहना पसंद नहीं था। इसलिए प्रभा तो ज्यादा हैरानी नहीं हुई जब बालक ने खिड़की खोली और चलते रथ से बाहर कूद गया। आज तू मरेगा आवारा। पहले तो अपनी तोन संभाल मोटे। बाजार में एक लड़ाई देखने के लिए भीड़ जमा थी। मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ एक भारी भरकम आदमी था और दूसरी तरफ एक दुबला पतला बच्चा। वो इतना कमजोर था कि लगता था हवा से उड़ जाएगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो बच्चा एक जवान आदमी को जमीन पर पटक देगा और जंगली जानवरों की तरह उसे दांतों से काटने और नाखूनों से नोचने लगेगा। बच्चे के सिर पर लगातार मुक्के पड़ रहे थे, पर वो पीछे नहीं हटा। कमीने कहीं के, आदमी चिल्लाया। उसने सड़क पर पड़ी एक खाली बोतल उठाई और उसे बच्चे के सिर पर दे मारा। आखिर में दोनों अलग हुए। बच्चे के सिर से खून बह रहा था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा दिया। टूटी हुई बोतल का नुकीला हिस्सा उसकी गर्दन पर सटा दिया गया। अब अगर तू जरा भी हिला तो मैं तेरा गला चीर दूंगा, चोर साले। दोनों लहूलुहान थे, पर बच्चे के सिर का घाव बहुत गहरा था। भीड़ पहले तो मजे ले रही थी, पर अब खून देखकर लोगों को डर लगने लगा था। एक बच्चे को मरते देखना कोई नहीं चाहता था, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। भीड़ से आवाजें आईं, अरे पीताम्बर, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। बच्चा यहाँ का नहीं लगता। रक्षकों को बुलाओ और उन्हें सौंप दो। तुम सब चुप रहो, ये पक्का चोर है। इसका छोटा होना मायने नहीं रखता। पीताम्बर दहाड़ा। वो तो कचरे में खाना ढूंढ रहा था। मेरे कचरे में, लोग बड़बड़ाए, पर पीताम्बर ने किसी की नहीं सुनी। नुकसान मेरा हुआ है, मैं इसे अपने हिसाब से देखूंगा, और अगर किसी को दिक्कत है तो उसका भी यही हाल होगा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर बीच बचाव करे। कोई भी एक बेघर बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता था। क्या वाकई? क्या तुम अपनी बात पर टिक पाओगे? एक बालक की आवाज पूरे माहौल में गूंजी। सबकी नजरें एक छत की तरफ उठीं, जहां एक लड़का बड़े मजे से ये सब देख रहा था। धूप तेज थी, पर सबने उसके कोट के सफेद और चांदी जैसे रंग को पहचान लिया। पीताम्बर का चेहरा पीला पड़ गया। वो रुद्र छत से नीचे कूदा और बड़ी सफाई से जमीन पर उतरा। उस दुबले पतले बच्चे ने तुरंत समझ लिया कि उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों एक ही उम्र के थे, पर रुद्र कद में बड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह फिट था। ये सिर्फ अच्छा खाने से नहीं, बल्कि रोजाना की कड़ी मेहनत से बना था। उस गरीब बच्चे के मन में जलन पैदा हो गई। इस लड़के को छोड़ दो, मुझे उम्मीद है दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। रुद्र की आवाज में अभी बड़ों जैसी भारीपन नहीं था। फिर भी पीताम्बर ने डर के मारे लड़के को छोड़ दिया और पीछे हट गया। बच्चा अपनी आंखों से धूल और खून पहुंचता हुआ खड़ा हुआ। रुद्र ने उसे गौर से देखा। उसका रंग सांवला था और काले बाल धूल खून से सने थे। वो बहुत ही कमजोर था। रुद्र को लगा कि अगर वो उसकी कमीज हटाए तो पसलियां साफ गिनी जा सकती हैं। लेकिन इस समय रुद्र का ध्यान सिर्फ उन चमकती नारंगी आंखों पर था जो उस बच्चे के चेहरे पर जल रही थीं। मिल गया। रुद्र ने अपने कोट से एक रुमाल निकाला और घायल लड़के की तरफ बढ़ाया। तुम अल्बाजिया से हो ना? अपने घर से काफी दूर आ गए हो। वो मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने खून से सनी आंखों से उस कीमती रुमाल को देखा। आर्यान। इससे पहले कि रुद्र कुछ कहता, आर्यान ने रुमाल छीन लिया,
पर उसने उस रुमाल को अपने घाव पर नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपनी फटी कमीज उतारकर सिर पर बांध ली। वो बाजार की एक दुकान पर गया और रुमाल दुकानदार महिला के सामने रख दिया और उसने मासूम नजरों से उसे देखते हुए कहा, इसे बेचना है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि वज्रबाहु परिवार का वारिस उस लड़के को मार डालेगा, पर इसके विपरीत रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। अपनी आंखों से हंसी के आंसू पोंछते हुए रुद्र ने कुछ सोचा। सुनो लड़के, रुद्र ने पुकारा, क्या तुम सच में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो? आर्यन के कान शिकारी की तरह खड़े हो गए। कोमेन के 7 महान योद्धा घरानों में केवल एक ही ऐसा है जो सबसे ऊंचे मुकाम पर बैठा है, विनाशकारी वज्रबाहु परिवार। वे तलवारबाजी के ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने इंसान की सीमाओं को पार कर देवताओं जैसी शक्ति पाली है। वे दुनिया से अलग थलग रहते हैं और अपने इलाके से बाहर कम ही दिखाई देते हैं। वज्रबाहु परिवार का मुख्य महल एक बड़े द्वीप पर पहाड़ की चोटी पर बना है। ये सफेद पत्थरों से चमकता किला नीचे रहने वाले लोगों के लिए डर और सम्मान का प्रतीक है। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक बार फिर ऐसी आलीशान जगह के अंदर खड़ा है। ये क्या चीज है? रुद्र ने घुटनों के बल बैठे बैठे चमकती आंखों से ऊपर देखा। पिताजी, ये मेरा साथी बनेगा, क्या आपको ये मंजूर है? आर्यन ने अपना सिर और नजरें नीचे झुकाए रखी, पर अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि यहां आने के लिए उसे और ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। एक बड़े से दरबार में दोनों लड़के एक लाल कालीन पर एक दूसरे के बगल में घुटनों के बल बैठे थे। कुछ दूरी पर सोने और रत्नों से जड़ा एक सिंहासन था जिस तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। उस पर एक आदमी बैठा था जो दिखने में बिल्कुल रुद्र जैसा ही था, वही काले बाल और बादाम जैसी सुनहरी आंखें। हालांकि वो आदमी रुद्र के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त और खतरनाक लग रहा था। उसकी नजरें बहुत भारी थीं। उसकी उंगलियों की एक हल्की थपथपाहट ने आर्यन के रोंगटे खड़े कर दिए। उसकी आवाज गहरी और हुक्म देने वाली थी। क्या ये दरबार मजाक करने की जगह है? मुझे लगता है तुम्हें जोकर वाली टोपी पहना देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें मजाक का बहुत शौक चढ़ रहा है। दीवार के पास खड़े रुद्र के भाई बहन उसकी डांट पर धीरे से मुस्कुरा रहे थे। रुद्र ने अपना गुस्सा दबाया और अपने पिता को मनाने की कोशिश की। अगर मैं गंभीर नहीं होता तो इसे आपके सामने नहीं लाता। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, रुद्र ने मक्खन लगाते हुए कहा। उसके पिता जरा भी प्रभावित नहीं हुए। तुम सड़क से उठाए हुए इस लड़के को लेकर इतने भरोसे में हो? तुम एक पागल कुत्ते की तरह हो। वो एक बहुत बड़ी खोज है, मैं आपको गारंटी देता हूं। उसके पिता फुफकारे। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। तुम कुत्ते से भी बदतर हो। एक जानवर तो फिर भी नासमझ होता है, पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। अरे अब छोड़िए भी पिताजी, क्या हर किसी का दिन नहीं आता? आर्यन ने पहले कभी किसी बाप बेटे के बीच ऐसी बातचीत नहीं सुनी थी, खासकर इतने बड़े योद्धा परिवार में। रुद्र एक बच्चे के शरीर में किसी चालाक बड़े आदमी की तरह लग रहा था। वो अपने पिता की इज्जत भी कर रहा था और अपनी बात मनवाने के लिए पीछे भी नहीं हट रहा था। उसके भाई बहन उसे बदतमीज समझ रहे थे, पर आर्यन को लगा कि वो एक जीनियस है। वैसे भी बच्चों को प्रभावित करना बच्चों के लिए आसान होता है। अपना सिर उठाओ लड़के। आर्यन तुरंत समझ गया कि वो आदमी उससे बात कर रहा है। उसने अपना सिर उठाया और आंखें खोली। पल भर के लिए उसे लगा कि सिंहासन पर बैठे आदमी के चेहरे पर उसे पहचानने के भाव आए हैं, लेकिन शायद वो रोशनी का धोखा था। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। भीष्म वज्रबाहु, काल का योद्धा। तुम एक भिखारी होने के बावजूद काफी सलीके से बात करते हो। आर्यन के पिता एक काफी बड़े आदमी थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ा लिखा और सभ्य बने। ये ऐसे गुण थे जिनके बारे में आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पिता की मौत के बाद इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी शुक्रिया। उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। रुद्र ने उसे कोहनी मारी। पिताजी कहो, आर्यन ने तुरंत सुधारा। भीष्म उस लड़के को गौर से घूरता रहा। अपना नाम बताओ। आर्यन। एक पल के लिए भीष्म खामोश रहा। ऐसा लगा जैसे उसने नाम सुना ही ना हो, और फिर वो अचानक अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसने मेज पर रखी शराब की सुनहरी सुराही उठाई। सिंहासन से नीचे उतरकर वो आर्यन के पास आया और पूरी शराब उसके सिर पर डाल दी। दीवार के पास खड़े रुद्र के भाई बहन जोर जोर से हंसने लगे। जब सुराही खाली हो गई तो भीष्म ने लड़के के बालों की कुछ लटें पकड़ी और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। उसके हाथ पर सिर्फ शराब लगी थी। भीष्म इससे कुछ निराश सा दिखा। कितना अजीब है, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। मुझे लगा तुम्हारे बाल भी वैसे ही होंगे। एक पल के लिए भीष्म की नजरें आर्यन से मिली। उसकी आंखें गहरे नारंगी रंग की थीं, जैसे आसमान से गिरा हुआ कोई तपता हुआ सूर्य। लगता है तुम उतने सभ्य नहीं हो जितना मैंने सोचा था। भीष्म ने बिना सोचे समझे लड़के को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। आर्यन का शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के दूसरी ओर जा गिरा और दीवार से इतनी जोर से टकराया कि वो तुरंत बेहोश हो गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, भीष्म अपनी सीट पर वापस लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रुद्र कुछ कहना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, फिलहाल वो बहुत कमजोर था। वैसे भी रुद्र की योजना के हिसाब से आर्यन को जल्द ही इन सब चीजों की आदत डाल लेनी थी। रुद्र का दिल गुस्से से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे को शांत रखा। भीष्म की नजरें उस पर टिकी थीं। क्या आपको शराब का स्वाद पसंद नहीं आया पिताजी? रुद्र ने मजाक करने की कोशिश की। उसके पिता जरा भी नहीं हंसे। क्या तुम इस लड़के को ये जानकर यहाँ लाए हो कि इसके पास एक जादूगर का शरीर है?
जी, मैं जानता था। जादूगर बहुत बेकार तलवारबाज होते हैं रुद्र। ऊर्जा की उनकी समझ अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके शरीर कमजोर और उनमें फुर्ती की कमी होती है। मैं ये बात जानता हूँ पिताजी। वाकई? तो तुम सड़क से कूड़ा उठाने वाले को यहाँ लेकर आए हो ये जानते हुए भी कि वो इस नियम का अपवाद है। मुझे तुम्हें कोड़े लगवाने चाहिए। यही वो पल था जिसका रुद्र इंतजार कर रहा था। सब कुछ इसी पर टिका हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और उसे अपने सीने पर रख लिया। मैं वादा करता हूँ पिताजी, ये लड़का इस नियम को बदल देगा। और अगर वो नहीं बदल पाया तो? रुद्र का जवाब निडर था। तो मैं हम दोनों की जान दे दूंगा। भीष्म जैसे आदमी को हैरान करना नामुमकिन था। उसने दुनिया के हर रंग देखे थे, लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में वो चमक देख ली। ये उस इंसान की नजर थी जो कुछ ऐसा जानता था जो बाकी दुनिया को नहीं पता। भीष्म को उम्मीद नहीं थी कि 10 साल से भी कम उम्र का बच्चा ऐसी बातें करेगा। दिलचस्प है। आर्यन की आंखें एक झटके के साथ खुली। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर फेफड़ों में हवा भरते ही उसकी पीठ में एक तेज दर्द उठा। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थीं। अगर उसे पता चलता कि वो अब चल फिर नहीं सकता, तो भी उसे हैरानी नहीं होती। चलो, जैसा मैंने सोचा था, ये सब वैसा ही रहा। आर्यन ने गर्दन घुमाकर कमरे में देखा। रुद्र सामने वाली कुर्सी पर बैठा था और उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वो मजे से एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। वैसे ये एक जीत थी, या कह सकते हैं कि एक छोटी सी शुरुआत। रुद्र ने लंबी सांस ली। आर्यन ने दांत पीसते हुए बोलने की कोशिश की। तुम कमीने, वो सब क्या था? घमंड दिखाने का सबसे ऊंचा तरीका, और क्या। घर की मीटिंग्स वैसे भी बोरिंग होती हैं, पर आज जो हंगामा हुआ उसकी चर्चा अब काफी दिनों तक होगी। आर्यन ने पास पड़ा तकिया उठाकर पूरी ताकत से रुद्र की तरफ फेंका। तुम्हारे उस बदतमीज बाप ने मुझे मारा। छोटे कुंवर ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और तकिए को बगल से गुजरने दिया। वो बहुत से लोगों को मारता है, बिना इसके कोई उस ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंचता। मुझे डर है कि यही सच है। आर्यन दूसरे तकिए की तरफ लपका। ठीक है, अब और नहीं। मैं अपना वादा निभा रहा हूं, इसलिए मुझ पर चीजें फेंकने की जरूरत नहीं है। रुद्र ने अपना बचाव किया। कहाँ है वे पैसे जिनका तुमने वादा किया था? तुम अभी इसी वक्त वे पैसे कमा रहे हो। वज्रबाहु परिवार के सभी छात्र योद्धाओं को रहने और खाने के साथ साथ हर महीने थोड़े पैसे भी मिलते हैं। आर्यन को अब यकीन हो गया था कि उसे इतनी जोर से मारा गया है कि उसे मतिभ्रम होने लगा है। योद्धा? मैंने इसके लिए कब हाँ की? जब हमने हाथ मिलाया था, क्या तुम्हें याद नहीं? नहीं, मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। अगर तुम कल का दिन निकाल लेते हो तो तुम्हारे पास रहने की जगह भी होगी और जेब में थोड़े पैसे भी। मुझे लगता है कि मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, है ना? नहीं। खैर, अब तुम यहाँ हो ही। रुद्र ने कंधे उचकाए। तो एक कोशिश करके देख लो। आर्यन इस इंसान की बेशर्मी देखकर दंग रह गया। तुमने अपने पिता से क्यों कहा कि मैं तुम्हारा साथी बनूंगा? क्योंकि तुम हो। रुद्र ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये बिल्कुल साफ बात हो। लेकिन तुम मुझे जानते तक नहीं। मैं जोखिम लेने वाला इंसान हूँ। आर्यन की शंका और बढ़ गई। रुद्र कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम शिकायत क्यों कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तुम्हें क्या लगता है कितने बाहरी लोगों को शानदार वज्रबाहु परिवार में शामिल होने का मौका मिलता है? मुझे तुम्हारे परिवार से नफरत है, आर्यन ने विद्रोही स्वर में कहा। तमाचे की चोट से उसका चेहरा और शरीर अभी भी दर्द कर रहा था और उसका गाल सूजने लगा था। उसे लगा कि उसका ये खुला विरोध सब बिगाड़ देगा, पर वो समझ नहीं पाया कि रुद्र के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान क्यों आ गई। क्या इत्तेफाक है? मुझे भी नफरत है। क्यों ना हम मिलकर उन्हें खत्म करने का कोई रास्ता निकालें? पिछले कुछ मिनटों से रुद्र को समझने की बेकार कोशिश करने के बाद आर्यन एक ही नतीजे पर पहुंचा। तुम पागल हो। अजीब बात है, पर मुझे पागल कहलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वज्रबाहु परिवार की छावनी में हलचल शुरू हो गई थी। कपड़े पहनते समय 9-10 साल के बच्चे गपशप में लगे थे। क्या तुमने सुना? एक नया लड़का आ रहा है। हाँ, सुना है कि सबसे छोटे कुंवर ने उसे सड़क से उठाकर लाए हैं। हे भगवान, तुम मजाक कर रहे होगे। और सुनो, शायद छोटे कुंवर ने उसे अपना खास साथी बनाने का फैसला किया है। क्या? पर मेरे पिता को उम्मीद है कि वो जगह मुझे मिलेगी। अब मैं क्या करूं? तभी छावनी का दरवाजा जोर से खुला और सारी बातें बंद हो गईं। एक आदमी पूरे रौब के साथ अंदर आया। उसने चांदी जैसा चमकता हुआ कवच पहना था, जिसे किसी ने बड़ी मेहनत से चमकाया था। उसके बाल एक साफ चोटी में बंधे थे और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वो बहुत सतर्क आवाज में बोला, ध्यान से सुनो। जैसा कि तुम लोगों ने सुना होगा, आज से हमारे साथ एक नया लड़का जुड़ रहा है। उस योद्धा ने अपने कंधे के पीछे देखा। अंदर आओ और अपना परिचय दो लड़के। पीछे से पैरों की घिसटने की आवाज आई और उस योद्धा के बगल में एक नया चेहरा दिखा। आर्यन ने रूम में मौजूद हर किसी के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश की। वहां हैरानी थी, नफरत थी, जिज्ञासा थी और कुछ के चेहरे पर तो ऐसी अजीब बेचैनी थी जैसे उन्हें कब्ज हो गया हो। योद्धा ने उसे कोहनी मारी, तब आर्यन को एहसास हुआ कि वो बहुत देर से घूर रहा था। मेरा नाम आर्यन है। खानदान का नाम? मेरा कोई खानदान नहीं है श्रीमान। सड़क पर रहने वाले बच्चे के लिए खानदान का नाम ना होना नई बात नहीं थी, पर किसी वजह से योद्धा को उम्मीद थी कि आर्यन का कोई नाम होगा। क्या ये वाकई सिर्फ सड़क छाप बच्चा है या ये मुझे सच नहीं बता रहा?
आखिर में योद्धा ने ज्यादा परवाह नहीं की और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया। एक बिस्तर चुन लो और 10 मिनट में बाकी सबके साथ बाहर मिलो। योद्धा ने दरवाजा बंद कर दिया और आर्यन उस सीलन भरे कमरे में अकेला रह गया। उसके कंधे पर एक जूट का थैला था, रुद्र का दिया हुआ तोहफा। इसके अंदर 3 जोड़ी कपड़े और साफ सफाई का कुछ सामान था। आर्यन को उम्मीद थी कि उस बेशर्म कुंवर ने इसमें उसके पैसे रखे होंगे, पर उसकी किस्मत खराब थी। वो पागल छोटा कमीना शायद मुझे मेरे पैसे कभी नहीं देगा। आर्यन को बिल्कुल पीछे के कोने में एक बिस्तर मिला। जगह थोड़ी तंग थी, पर वो नखरे दिखाने की हालत में नहीं था। सिर झुकाए वो कमरे के पीछे की ओर बढ़ने लगा। वो अपनी मंजिल की ओर 5 कदम ही चला था कि एक लड़का उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वो काले बाल और नीली आंखों वाला एक हट्टा कट्टा लड़का था। रुद्र की तरह ही वो अपनी उम्र के हिसाब से काफी मजबूत था। वो आर्यन से पूरा एक सिर ऊंचा था। आर्यन को उसकी आंखों की चमक पसंद नहीं आई। माफ करना, आर्यन ने बगल से निकलने की कोशिश की। वो रास्ते में अड़ा रहा। एक सड़क छाप लड़के के हिसाब से तुम काफी सलीके से बोलते हो, लड़के ने नफरत से कहा। क्या यह सच है कि तुम कुंवर रुद्र के साथी बनने वाले हो? आर्यन को अभी यह समझ नहीं आया था कि यहाँ गपशप कितनी तेजी से फैलती है। वही ऐसा कहता है? आर्यन ने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की। इस बार उस लड़के ने कंधे से टक्कर मारकर उसका रास्ता रोक दिया। वजन में फर्क होने के कारण आर्यन को फर्श पर गिरने से बचने के लिए 3 कदम पीछे हटना पड़ा। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे अनदेखा मत करो भिखारी। मैं विक्रम हूं, पुष्पद्वीप के सामंत का पुत्र। आर्यन को सामंतों से कोई मतलब नहीं था। उसका सब्र जवाब दे रहा था। बहुत बढ़िया, अब क्या तुम मुझे जाने दोगे? आर्यन ने देखा कि विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विक्रम का घूंसा भीष्म के तमाचे के मुकाबले कम दर्दनाक था, पर उसने आर्यन का सिर चकरा दिया और वो जोर से नीचे गिर पड़ा। आर्यन गेंद की तरह सिमट गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। विक्रम ने एक के बाद एक उसकी पसलियों पर लातें मारनी शुरू कर दी। आर्यन को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई, इससे पहले कि वो बेहोश होता। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी विक्रम का जूता, जो उसके सिर पर जोरदार वार करने के लिए उठ रहा था। भोर की पहली किरण फूटते ही सभी छात्र योद्धाओं से हर दिन ठीक एक ही समय पर मैदान में पहुंचने की उम्मीद की जाती थी। देरी करना यहाँ बड़ा अपराध माना जाता था, जिसका नतीजा होता था शरीर तोड़ने वाली सजा और पूरे हफ्ते तक सफाई का काम। सुबह के ठीक 6 बजते ही ज्यादातर लड़के मैदान की रेत में अपनी जगह ले चुके थे। केवल एक ही लड़का था जो लंगड़ाते हुए पीछे से आ रहा था। नया लड़का आर्यन। उसका फटा हुआ होंठ और डगमगाती चाल साफ बता रही थी कि उसकी ये हालत क्यों थी। उनके उस्ताद नायक इंद्र को इससे कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानते थे कि वज्रबाहु घराना कैसी जगह है। यहाँ ताकतवर लोग हमेशा कमजोर को कुचलने की कोशिश करते हैं। साथ ही हर कोई कुंवर का खास साथी बनने का सपना देख रहा था, इसलिए आर्यन को बेकार साबित करने का कोई मौका कोई छोड़ना नहीं चाहता था। इंद्र को उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, पर यह वही दुनिया थी जिसमें आर्यन ने खुद कदम रखा था। क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें एक चेतावनी दी जा रही है। अगली बार देर हुई तो तुम्हें शौचालय की सफाई पर लगा दिया जाएगा। आर्यन इस नाइंसाफी पर दांत पीसकर रह गया। उसने सोचा था कि ये योद्धा खानदान इज्जत की बातें करते हैं। जिस दिन ये पूरा महल ढह जाएगा वो एक आंसू भी नहीं बहाएगा। बहुत हुआ समय खराब करना, शुरू हो जाओ। इंद्र ने अंगूठा दिखाकर इशारा किया। सभी लड़के मैदान के किनारे अपनी अपनी जगहों पर चले गए। आर्यन भी बेमन से उनके पीछे हो लिया। सुबह के समय नाश्ते से पहले सभी लड़कों को कुल 5 किलोमीटर दौड़ना होता था। जो पीछे रह जाते उन्हें अक्सर पतली टहनियों से पैरों पर मारकर सजा दी जाती थी। किसी भी वजह से रुकना और भी बड़ी मुसीबत को दावत देना था। आर्यन बाकी सबसे पूरे 30 कदम पीछे था, पर वो फिर भी दौड़ रहा था। उसकी पूरी कोशिश अपनी सांसों को काबू में रखने की थी, ताकि उसकी टूटी हुई पसलियों में दर्द ना बढ़े। जब भी उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा, उसने अपने होठों को जोर से काट लिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खून नहीं चखा था जितना यहाँ पहले 2 दिनों में चख लिया था। जैसा कि उम्मीद थी, सबने करीब 45 मिनट में अपनी दौड़ पूरी कर ली और इंद्र ने उन्हें नाश्ते के लिए भेज दिया। आर्यन को 1.5 घंटा होने वाला था और वो अब भी दौड़ ही रहा था। उसकी कमीज पसीने से तरबतर होकर शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसकी उभरी हुई पसलियां साफ दिख रही थी। सूरज ऊपर आ चुका था और गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिससे दौड़ना और भी मुश्किल हो गया था। आखिर में जब उस्ताद से और देखा नहीं गया तो वो खड़ा हो गया। रुको, बस अब रुक जाओ, इंद्र ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। आर्यन तुरंत झुक गया। उसने अपनी पसलियों पर हाथ रखा और दर्द को सहते हुए हवा अंदर खींचने की कोशिश करने लगा। उसे लगा जैसे हड्डी के टुकड़े उसके फेफड़ों में चुभ रहे हैं। लेट जाओ लड़के, अगर तुम तलवार उठाने से पहले ही मर गए तो ये हम दोनों के लिए बुरा होगा। आर्यन लेटा नहीं बल्कि सीधे जमीन पर ढेर हो गया। उसे बस इतना होश था कि इंद्र ने उसकी कमीज ऊपर की है। अरे आप क्या कर रहे हैं? उसने हाफते हुए विरोध किया। मैं तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा जड़ दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बच्चे हो। इंद्र ने आर्यन की पसलियों को देखा। उसे अपना पहला दिन याद आ गया जब किसी ने उसकी नाक तोड़ दी थी। आर्यन इतना दुबला था कि इंद्र को वे हड्डियां साफ दिख रही थीं जो अपनी जगह से हट गई थीं। अपनी उंगलियों से दबाते हुए उस्ताद ने हड्डियों को सही जगह पर बिठाया।
ये आर्यन के लिए बेहद दर्दनाक था। उसने चीखने से बचने के लिए अपनी जीभ ही काट लेने के बारे में सोचा। जब ये खत्म हुआ तो इंद्र ने अपने थैले से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें एक चमकता हुआ नीला तरल भरा था। इसे पी लो। अगर आर्यन को लगता कि इससे उसका दर्द कम होगा तो वो उसे चुपचाप पी लेता। जैसे ही उसने वो नीला काढ़ा निगला, उसे एहसास हुआ कि ये वही चीज थी जो कल रुद्र ने उसकी पीठ ठीक करने के लिए दी थी। उसके पेट में एक गर्माहट महसूस हुई, जिसके बाद हल्की जलन होने लगी। कुछ ही सेकंड में आर्यन को लगा जैसे उसका शरीर हवा की तरह हल्का हो गया है। थकान ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। वो इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। शुक्रिया, उसने सिर झुकाया। इंद्र ज़्यादा प्रभावित नहीं दिखा। छोटा कुंवर आखिर क्या सोच रहा है? एक जादूगर के शरीर वाले को तलवारबाजों के बीच ले आया, उसने सिर हिलाते हुए कहा। आर्यन ने मासूमियत से आंखें झपकाईं। उसने ऐसा कोई इशारा नहीं किया कि उसे समझ आया कि इंद्र क्या कह रहा था। उस्ताद खड़ा हुआ और वापस अपनी जगह की ओर चलने लगा। अब तुम्हारे लिए कुछ समय तक दौड़ना बंद, हम तुम्हारा तरीका बदल रहे हैं। क्या? आर्यन उछलकर खड़ा हो गया और इंद्र के सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। मैं अकेला ऐसा नहीं हो सकता जो ना दौड़े, मैं कमजोर दिखूंगा। लड़के, तुम्हारे शरीर में ना तो मांस है ना ही ताकत, तुम बीच में आए हो, इसलिए मेरे पास तुम्हें अलग तरह से सिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने अपने शरीर को बाकी लड़कों से तुलना की। अंतर साफ दिख रहा था। सबसे छोटा बच्चा भी उससे एक सिर ऊंचा था और काफी मजबूत था। वे बच्चे महीनों से अच्छा खाना खा रहे थे और कड़ा अभ्यास कर रहे थे। वे अलग लेवल पर थे। जो बाकी बच्चे कर रहे थे वही करने की कोशिश से आर्यन को सिर्फ नुकसान होता। फिर भी आर्यन दौड़ना बंद नहीं करना चाहता था। उसे इस जगह से नफरत थी, पर वो कमजोर नहीं दिखना चाहता था। मैं कमजोर नहीं दिखना चाहता, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मेरी मदद कीजिए, आर्यन ने गंभीरता से कहा। इंद्र काफी देर तक उस लड़के को देखता रहा। उसके पक्के इरादे में कुछ तो खास था। उसने बच्चे की तरफ पीठ की और आगे चल दिया। बेवकूफ, आर्यन ने ना नहीं सुना था। ये कितना खाएगा? तुम्हें पता है ना कि ये युद्धनाथ है। बेचारे ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं देखा होगा। बाद में ट्रेनिंग के समय इसकी हालत खराब होने वाली है। आर्यन अपने खाने की आदतों को लेकर हो रही इन चर्चाओं को आधा अधूरा ही सुन पा रहा था। उसके चबाने की आवाज बच्चों की गपशप के शोर को दबाने के लिए काफी थी। छावनी के लड़कों का डाइट प्लान उनकी जरूरतों और पसंद के हिसाब से तय किया जाता है। सत्र की शुरुआत में वे मुख्य रसोइये के साथ बैठकर बताते हैं कि वे कैसा शरीर बनाना चाहते हैं और उसी के हिसाब से उनका खाना तय होता है। हालांकि आर्यन के मामले में रसोइये ने खुद ही फैसला ले लिया था। उसने लड़के से एक शब्द भी नहीं पूछा और बस उसकी थाली में खाना परोसना शुरू कर दिया। उनके बीच बस इतनी ही बात हुई। दोबारा मांगने में शर्माना मत। आर्यन जैसे लड़के के लिए जो 2 साल से सड़कों पर रह रहा था, ये अनुभव ही आज सुबह की पिटाई को सहने लायक बनाने के लिए काफी था। उसे मुश्किल से याद था कि आखिरी बार उसने ऐसा कुछ कब खाया था जिसे उसने कचरे से न चुराया हो। उसने रसोइये की दरिया दिली का पूरा फायदा उठाया। उसने तब तक खाया जब तक कि उसके शरीर ने बस नहीं कह दिया, और उसके बाद भी उसने रुकने से पहले पनीर के 2 और निवाले गले के नीचे उतारे। अपने असीम मजे और इस सोच के बीच कि क्या ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, उसे अचानक याद आया कि इसके बाद दोपहर की ट्रेनिंग भी है। पछतावे की लहर उसके पूरे दिमाग में दौड़ गई। आमतौर पर लड़के कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में खुद से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंद्र ने तय किया था कि आर्यन की रफ्तार थोड़ी अलग होगी। आखिरकार आर्यन खड़ा हुआ और अपने पेट में हलचल मचाते खाने के बावजूद कराहने की इच्छा को रोका। जब बाकी सब लाइब्रेरी की ओर बढ़ गए तो आर्यन अकेला और दुखी मन से ट्रेनिंग के मैदान की ओर चल दिया। रेत के मैदानों को पार करते हुए वो भारी दरवाजों के एक सेट से गुजरा और एक विशाल व्यायामशाला यानी जिम में दाखिल हुआ। अंदर 2 ही चीजें थीं, भारी वजन और सैनिक। जब छोटे लड़कों का ट्रेनिंग हॉल खाली होता था तो कभी कभी सीनियर छात्र इसका इस्तेमाल करते थे। 15-16 साल के उन योद्धाओं ने जो नायक बनने की दहलीज पर थे, उस बाहरी बच्चे के बारे में सुना था जिसे अजीब से छोटे कुंवर लेकर आए थे। वे भी आर्यन को देखकर उतने ही मजे ले रहे थे जितने कि महल के बाकी लोग। हे भगवान लड़के, ये क्या हाल बना रखा है? जब इंद्र पास आकर आर्यन का फूला हुआ पेट देखा तो वो समझ गया कि लड़के ने खाने का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया है। मैंने तुमसे पेट भर के खाने को कहा था, अपने वजन के बराबर खाने को नहीं। आर्यन को इसमें कोई अंतर समझ नहीं आया। तुम जल्दी भी आ गए हो, इंद्र ने आह भरी और दूर की दीवार की ओर इशारा किया। कुछ चक्कर लगाओ ताकि खाना पच सके। टहलना है, दौड़ना नहीं। अगर तुमने यहाँ उल्टी की तो मैं तुम्हारा मुंह उसी में रगड़ दूंगा। क्या आपको यकीन है कि मैं तुम्हें मारूंगा? आर्यन ने टहलना शुरू किया। उस्ताद इंद्र के कहे अनुसार वो आराम से चला और खुद पर ज्यादा जोर नहीं डाला। टहलते समय आर्यन ने बारीकी से ध्यान दिया कि बड़े योद्धा क्या कर रहे हैं। वे भारी गोल पत्थर उठाते हैं और उन्हें बहुत दूर तक फेंकते हैं। आर्यन उनकी ताकत देखकर सच में प्रभावित हुआ। उसे जलन होने लगी। देखकर चलो अनाथ लड़के। कई योद्धा छात्र जो अपनी पीठ पर पत्थर लादकर पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे, आर्यन के बगल से तेजी से गुजरे। जब वे उसके पास से निकले तो उसने गौर किया कि हर छात्र एक धुंधली नीली आभा यानी ऑरा से ढका हुआ था। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने आर्यन की त्वचा में सिहरन पैदा कर दी। तो ये है आभा, कमाल है।
आर्यन जानता था कि योद्धा खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आभा का उपयोग करते हैं, लेकिन उसने पहले कभी इसे असलियत में नहीं देखा था। उसने सोचा कि क्या ये छात्र उस लेवल पर हैं जहां वे कहानियों की तरह चांद और सितारों को काट सकें। आर्यन इस दृश्य में इतना खो गया कि उसने अपने पीछे से आती दो परछाइयों को नहीं देखा। वाह, ये तो कुछ अलग ही है, तुम इसे देख सकते हो ना? आर्यन पीछे मुड़ा और उसने दो लोगों को अपनी ओर घूरते हुए पाया। एक युवती थी जिसकी स्किन सांवली थी और लुक काफी रफ टफ था। उसके शरीर के खुले हिस्सों पर घाव के निशान थे और उसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी थी। इसकी तुलना में उसके बगल में खड़ा युवक काफी स्मार्ट था। उसकी स्किन साफ थी और शरीर एक ट्रेंड योद्धा जैसा। उसके काले बाल बेतरतीब तरीके से संवारे गए थे। वो लगभग रुद्र की परछाई जैसा दिख रहा था। सिर्फ इसी वजह से आर्यन का मन वहां से हट जाने को हुआ। एक रुद्र ही काफी पागल था, वो दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुम इसे देख सकते हो ना? उसने फिर पूछा। आर्यन अनजान बनने में माहिर था। मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है छोटे कुंवर। रुद्र का भाई मूर्ख नहीं बना। इन युवा योद्धाओं की आभा तुम इसे देख पा रहे थे। अब पहले से कहीं ज्यादा आर्यन को यकीन हो गया था कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है। मेरा मानना है कि हर कोई आभा देख सकता है छोटे कुंवर। कितना ढीठ लड़का है, वो हंसा। बेशक बड़े लेवल पर हर कोई उस चमक को देख सकता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये नौसिखिए उस मुकाम पर है? आर्यन ने सच में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वो अभी योद्धाओं के तौर तरीकों के लिए नया था। ये मुलाकात एक अच्छी याद दिलाती थी कि आर्यन को न सिर्फ अपने शरीर पर बल्कि अपनी समझ पर भी कड़ी मेहनत करनी होगी। माफ करना, मैं हूं अयांश और ये मेरी सहायक रीना है। रीना ने आर्यन को ऐसे घूरा जैसे वो कोई कीड़ा हो। अगर तुमने मुझसे कुछ भी मांगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आर्यन को एक अजीब सी भावना महसूस हुई। अयांश ने अपनी जीभ थपथपाई। ये अच्छी बात नहीं है रीना। छोटे भाई ने बाहर से इतनी अनोखी प्रतिभा लाने के लिए काफी मेहनत की है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। लड़की ने अपना सिर घुमा लिया। अयांश ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। तुम्हारे पास कुछ खाली समय है ना? क्यों ना तुम और मैं। छात्र, समय खत्म। उस्ताद इंद्र हवा के झोंके की तरह आर्यन के बगल में आ गए। मसल्स की ट्रेनिंग अब शुरू होती है। नरक के पहले स्वाद में तुम्हारा स्वागत है छात्र। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, इंद्र उसे गर्दन से पकड़कर एक पिल्ले की तरह घसीटते हुए दूर ले गए। जब वे काफी दूर पहुंच गए तो इंद्र ने दबी आवाज में बात की। देखो छात्र, मुझे नहीं पता कि तुम्हें महल के नियमों के बारे में कितना बताया गया है, लेकिन युवा कुंवरों के साथ घुलना मिलना मना की लिस्ट में पहले नंबर पर है। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? ये जगह सांपों का घर है बच्चे। सभी युवा कुंवर कुलपिता की गद्दी चाहते हैं। वे उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे, बस खुलेआम एक दूसरे को मारने से बचेंगे। अगर तुम यहाँ रहने की सोच रहे हो तो तुम्हें राजनीति का खेल अच्छी तरह सीखना होगा, वरना तुम्हारे पेट में कम से कम एक चाकू जरूर होगा। वज्रबाहु घराने में गद्दी पाने के लिए एक काबिल साथी की जरूरत होती है। तुम कुंवर रुद्र के लिए वही हो। अगर तुम्हें कुछ होता है तो कुंवर रुद्र के चांस खत्म हो जाएंगे। इसी तरह किसी और से मेलजोल तुम्हें गद्दार दिखा सकता है और शायद तुम्हें मार दिया जाए। आर्यन ने पूरी चेतावनी सीरियस होकर सुनी। अचानक उसे एक विचार आया। मेरा एक सवाल है। उम्मीद है कि वो काम का सवाल होगा, इंद्र बड़बड़ाया। आर्यन ने मजबूती से सिर हिलाया। क्या मुझे उस लड़की रीना से बात करने की अनुमति है? इंद्र अपने रास्ते में ही ठिठक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। छात्र, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? वो बहुत सुंदर है। उस दिन के बाद आर्यन को ट्रेनिंग के दौरान कोई और सवाल पूछने की परमिशन नहीं दी गई। अगले 2 हफ्तों तक आर्यन का जीवन एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल में बंध गया। उसे अपना वजन भी बढ़ाना था और कसरत में पीछे भी नहीं रहना था। इसलिए उस्ताद इंद्र ने उसके खाने पीने का पूरा तरीका ही बदल दिया। एक बच्चे के हिसाब से उसकी दिनचर्या किसी फौजी ट्रेनिंग जैसी थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो बाकी लड़कों के साथ दौड़ने के लिए उठता। इसके तुरंत बाद वो सबके साथ खाने के हॉल में पहुंचता, जहां रसोइये को निर्देश थे कि उसे दिन की शुरुआत के लिए 2 बड़े कटोरे दलिया देना है। वहां से आर्यन सीधे वजन वाले कमरे की ओर जाता। यहाँ उसे भारी पत्थर उठाना, भारी लाठियों का अभ्यास करना, दीवारों पर चढ़ना और लचीलेपन की कई कसरतें करनी पड़ती थी। 2 घंटे बाद उसे फिर से खाना खिलाया जाता। मांस, मेवे, ताज़ी सब्जियों का मिश्रण और एक बड़ा पाव। खाने के बाद आर्यन लाइब्रेरी जाता, जहां वो तलवारबाजी के नियम, तमीज और भूगोल की पढ़ाई करता था। वो अपने पुराने घर अलबाज के बारे में काफी पढ़ता था। उसे याद था कि वो एक खूबसूरत द्वीप था, पर ओस्तेगो साम्राज्य के हमले के बाद सब खत्म हो चुका था। शायद किसी और को दुख होता, पर आर्यन बिना भावुक हुए ये सब पढ़ लेता। अगर उसके अपने लोगों को अपने विनाश की परवाह नहीं थी तो वो क्यों करे? पढ़ाई के बाद फिर से खाने का समय होता। हर 2 घंटे में, चाहे उसे भूख हो या ना हो, उसे वही पौष्टिक खाना खाना पड़ता था ताकि उसकी मसल्स बन सके। ये एक बच्चे के लिए बहुत भारी डाइट थी, पर आर्यन इतनी मेहनत कर रहा था कि अगर वो इतना ना खाता तो दिन के अंत तक उसका वजन बढ़ने के बजाय कम हो जाता। दोपहर में बाकी लड़कों के साथ ट्रेनिंग का समय आता। 2 हफ्तों की इस मेहनत के बाद अब वो पहले दिन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। अब वो दौड़ में सबसे पीछे नहीं रहता था। हालांकि दूसरे लड़के अभी भी उससे शरीर में बड़े और मजबूत थे, लेकिन जहां आर्यन सच में मात खा रहा था वो थी तलवारबाजी। बाकी लड़के महीनों से ये कला सीख रहे थे। वज्रबाहु परिवार के योद्धा जो सबसे पहली तकनीक सीखते हैं उसे द्वादश पंख कहा जाता है। इसमें 12 अलग अलग चालें होती हैं, जिनमें हर चाल पिछली से कठिन होती है।
जब तक आर्यन यहाँ पहुंचा, आधे लड़के पहली चाल समझ चुके थे। सबसे होनहार छात्र तो तीसरी चाल तक पहुंच चुके थे, जिसे सीखने में आमतौर पर 2 साल लग जाते हैं। मुकाबले के समय आर्यन के लिए टिक पाना मुश्किल होता। उसका शरीर दूसरों जैसा फुर्तीला नहीं था और ना ही उसे युद्ध की वो पुरानी समझ थी। नतीजा ये होता कि हर बार वो लकड़ी की तलवार से बुरी तरह पिटकर ही बाहर निकलता। उस्ताद इंद्र को उसकी मेहनत पसंद थी, पर उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की। काबिल बनो या खत्म हो जाओ, यही यहाँ का नियम था। एक और दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई। आर्यन रेत पर अपनी पीठ के बल लेटा था। उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसके चेहरे से लेकर सीने तक लकड़ी की तलवार के नीले निशान पड़े हुए थे। उसकी एक आंख सूजकर बंद हो गई थी और होठ से खून बह रहा था। सूरज ढल रहा था और आर्यन रेत की जलन के सहारे खुद को होश में रख रहा था। पहले दिन के बाद उसे कोई जादुई काढ़ा नहीं दिया गया था, जिसका मतलब था कि उसके शरीर पर चोटों के निशान बढ़ते जा रहे थे। सुना था कि तुम अच्छा कर रहे हो, पर तुम बिल्कुल कबाड़ दिख रहे हो। ऊपर से आती जानी पहचानी आवाज सुनकर आर्यन ने खुद को बैठने के लिए मजबूर किया। सामने हाथ में तलवार लिए कुंवर रुद्र खड़े थे। तुम कहाँ थे कमीने? आर्यन ने हाफते हुए पूछा। रुद्र ने कंधे उचकाए। मेरी अपनी ट्रेनिंग चल रही थी। हम तीसरे साल तक साथ अभ्यास नहीं कर सकते, घर के नियम है। इतने उदास मत हो, कम से कम तुम जिंदा तो हो। लगता है पिताजी तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं। आर्यन ने घूर कर देखा। मैंने उस दिन के बाद तुम्हारे बाप को एक बार भी नहीं देखा। महल में उनकी आंखें हर जगह है आर्यन, उन्हें सब पता रहता है। रुद्र अपनी तलवार जमीन में गाड़कर आर्यन के सामने बैठ गया। अब वो उसका खास साथी था, पर उसके लिए आर्यन का पहले साल जीवित रहना जरूरी था। कोई सलाह चाहिए? मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखा सकता हूं जो इन घिसी पीटी तकनीकों से बहुत बेहतर होंगी। नहीं। रुद्र उसके तुरंत इनकार से थोड़ा चौंक गया। क्यों नहीं? आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली। जब तक मैं विक्रम की नाक उसी तलवारबाजी से नहीं तोड़ देता जिस पर उसे इतना घमंड है, तब तक मैं खुद को मर्द नहीं समझूंगा। रुद्र को हैरानी हुई, पर उसने रोका नहीं। उसे समझ आ गया कि उसके पिता ने आर्यन को यहां रुकने क्यों दिया। ये जिद ही उसकी ताकत थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बेवकूफ हूं। रुद्र मुस्कुराया। शायद थोड़ा सा, पर मैं जानता हूं कि इज्जत की बात हो तो पीछे हटना मुश्किल होता है। वैसे भी तुम भाई हो मेरे, और भाई होने के नाते मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। आर्यन चौंक गया। भाई? रुद्र ईमानदारी से मुस्कुराया। हाँ, अब हम भाई हैं आर्यन, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पक्का दिलाऊंगा। आर्यन फिर से मना करने वाला था, पर उसकी तरक्की बहुत धीमी थी। उसके दिमाग में एक चीज थी। वे नील ज्वाला कुंड। आर्यन ने शुरू किया। रुद्र ने हाथ उठा दिया। सॉरी भाई, वहां मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वे रहस्यमयी सोते सिर्फ खानदान के लोगों के लिए हैं जो शरीर को फौलाद बना देते हैं। वहां जाना मेरे लिए भी मुश्किल है। आर्यन के चेहरे पर निराशा दिखी, पर फिर उसकी आंखों में एक नई चमक आई। सुनो, तुम अमीर हो ना? आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक थी जब उसने अपने सामने रखे 4 बक्सों को देखा। ये सब नीले काढ़े से भरे हुए थे। हर बक्से में 48 शीशियां थी, यानी कुल मिलाकर 192। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये उस जादुई कुंड की जगह कैसे लेंगे। तुम चाहे जितना पी लो, इनका असर तो वही रहेगा, रुद्र ने हाथ बांधते हुए कहा। आर्यन ने उन शीशियों से नजरें हटाईं और अपने जूट के थैले से एक पुरानी भूरी किताब निकाली जो वो लाइब्रेरी से लाया था। ये शरीर की बनावट के बारे में थी। इसे देखो, इसमें लिखा है कि जब हड्डियां टूटती हैं तो टूटने वाली जगह पर शरीर कैल्शियम जमा करता है और कुछ समय के लिए वो हड्डी पहले से थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाती है। रुद्र की भौएं तन गईं। उसे कुछ खतरे का एहसास होने लगा। रुको, और मैंने बड़े लड़कों को देखा है, वे शरीर को फौलाद बनाने वाली कोई तकनीक करते हैं। वे अपनी अंदरूनी ऊर्जा का इस्तेमाल शरीर को मजबूत बनाने के लिए करते हैं, और मुझे पता है वो क्या होता है। मैं 4 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, रुद्र ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। आर्यन सन्न रह गया। उसके भाई को उसकी हैरानी देखकर मजा आ रहा था। रुद्र ने किताब वापस आर्यन को दी और अपने सीने पर हाथ रख लिए। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी हड्डियां तोड़ दी जाएं और तुम ये काढ़े पीकर शरीर को ठीक करते समय अपनी ऊर्जा का अभ्यास करो तो तुम उस जादुई कुंड जैसा असर पालोगे? कम से कम मेरी बात तो पूरी होने देते, मुंह बनाते हुए आर्यन ने कहा। मुझे लगा वक्त बचाना ही बेहतर है। आर्यन ने बुड़बुड़ाते हुए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो एक बच्चे को नहीं बोलने चाहिए थे। तुम्हें पता है ना कि यह पागलपन है? रुद्र ने दोबारा पूछा। हाँ, पर तुम्हें परवाह नहीं है? नहीं, बस पूछ रहा था। रुद्र के पास कई कारण थे जिससे यह प्लान फेल हो सकता था, पर अगर आर्यन इतना अड़ा हुआ था तो वो उसका साथ देने को तैयार था। उसे उस लड़के पर भरोसा था जिसे वो अब भाई कहता था। रुद्र शरारत से मुस्कुराया। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं? और नहीं, मैं ये खुद करूंगा। मैं 2 हफ्तों से बड़े लड़कों को देख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि अपनी अंदरूनी ऊर्जा को कैसे जगाना है। रुद्र अपनी जगह पर जम गया। क्या क्या? मुझे क्या मत कहो, ओ दुबले पतले बुद्धू। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम पहली बार शरीर फौलादी बनाने की कोशिश करोगे? तुम्हें तो अभी ऊर्जा महसूस तक नहीं होनी चाहिए। मुझे बुद्धू मत कहो, ओ अमीरजादे। तुमने ही कहा था कि तुम 4 साल की उम्र से ये कर रहे हो, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। अपनी बात साबित करने के लिए आर्यन ने अपना हाथ उठाया और उसे बहुत गौर से देखने लगा। करीब 1 मिनट बाद रुद्र ने हवा में एक मामूली सा बदलाव महसूस किया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
आर्यन ने अपना सिर उठाया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। देखा, तुम इतने भी खास नहीं हो। इसके बाद दोनों बच्चों के बीच एक छोटी सी हाथापाई हुई। वो जितनी जल्दी शुरू हुई थी उतनी जल्दी खत्म भी हो गई, जिसमें रुद्र जीत गया। शारीरिक रूप से वो बहुत ताकतवर था, पर रुद्र ने गौर किया कि आर्यन हार मानने वालों में से नहीं था। अभी भी जब रुद्र का पैर आर्यन के सीने पर था, वो लड़का अपने नाखूनों से रुद्र के पैरों को खरोंच रहा था। जब तुम्हारे हॉस्टल के वो लड़के तुम्हें पीटते हैं, तब तुम्हारी ये हिम्मत कहाँ चली जाती है? आर्यन के दिमाग से जैसे धुंध छट गई। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा और उसकी आंखों में दुख की चमक आई। माफी नहीं मांगी, बस एक सवाल पूछा है। रुद्र ने अपना पैर आर्यन के सीने से हटा लिया, पर आर्यन जमीन से नहीं उठा। वो मायूसी से छत की ओर ताकने लगा। मैं उन लड़कों को नहीं हरा सकता। मैं चाहे जो डर लूं, ऐसा लगता है जैसे वे लड़ाई के लिए ही बने हैं और मैं बस एक कमजोर टहनी हूं। रुद्र ने एक लंबी सांस ली और अपने भाई के बगल में बैठकर उसके कंधे को थपथपाया। उसने आर्यन की आंखों में बड़ी संजीदगी से देखा। डरपोक। आर्यन ने अपना सिर जोर से रुद्र की नाक पर दे मारा। हे भगवान, कमीने! आर्यन अपना सिर पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। रुद्र का शरीर वाकई पत्थर की तरह सख्त था। आर्यन को एक की जगह तीन तीन चीजें दिख रही थीं। अगर बुरा ना मानेंगे तो क्या मैं आपको एक भाई वाली सलाह दे सकता हूं? फिलहाल आर्यन को रुद्र से कुछ नहीं चाहिए था, सिवाय इसके कि वो उसे मारने के लिए कोई चीज ढूंढ सके। वे लड़के कोई अमर शक्ति नहीं है, वे बस लड़के हैं जो फिलहाल तुमसे थोड़ा आगे निकल गए हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही पागलपन भरे तरीके सोचते रहे तो तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। मैं ऐसे बहुत कम बच्चों को जानता हूं जो थोड़े से फायदे के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाने को तैयार हो। रुद्र खड़ा हुआ और एक बक्से से काढ़े की एक शीशी उठाई। उसने उसे आर्यन की तरफ फेंका। ये मत सोचो कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। हम दुनिया बदलने वाले हैं और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तब भी लड़ते रहना होगा जब सब कुछ नामुमकिन लगे। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, रुद्र ने अपना पैर पूरी ताकत से उसकी जांघ की हड्डी पर दे मारा और उसे जोर से तोड़ दिया। सबके सब बाहर निकलो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। पर अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। मुझसे जुबान मत लड़ाओ लड़के। उस्ताद इंद्र ने एक बच्चे के सिर पर अपनी मुट्ठी के पीछे वाले हिस्से से हल्का सा प्रहार किया। जब बाकी लड़के सुबह की दौड़ के लिए कमरे से बाहर निकले तो इंद्र ने खाली होती छावनी को देखा। एक चेहरा गायब पाकर उसकी भौहें तन गई। छात्र आर्यन कहाँ है? वो कल रात अपने बिस्तर पर वापस नहीं आया था श्रीमान, एक लड़के ने जवाब दिया। ये सुनकर इंद्र परेशान हो गया। यहाँ लड़कों के लिए नियम बहुत सख्त थे, खासकर शुरुआती सालों के बच्चों के लिए। पिछले कुछ हफ्तों में आर्यन की मेहनत को देखते हुए इंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना लापरवाह हो सकता है। नमस्ते उस्ताद जी। इंद्र पीछे मुड़ा और नीचे देखा। गलियारे के बीचों बीच एक चमकता हुआ आर्यन और थका हुआ रुद्र कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। पसीने और बिखरे कपड़ों को देखकर लग रहा था कि दोनों पहले ही काफी कसरत कर चुके हैं। और तुम दोनों कहाँ थे? आर्यन ने एक डकार ली और इंद्र को उसके मुंह से नीले रंग की चमक निकलती हुई दिखाई दी। हमारी गलती माफ करें, लेकिन मैं और मेरा भाई आज सुबह जल्दी दौड़ने निकल गए थे। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। रुद्र मुस्कुराया। इंद्र ने कुंवर के भाई शब्द का इस्तेमाल पर गौर किया। उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली थी कि ये दोनों इतने करीब हैं। यहाँ रणभ्राता का मतलब तलवार वाला भाई ही होता था, लेकिन असल में कोई उन्हें सगे भाइयों की तरह नहीं मानता था। इंद्र ने अपने पूरे करियर में केवल कुल पिता को ही अपने खास सेनापति के साथ ऐसा करते हुए देखा था। ये बदलाव निश्चित रूप से महल में चर्चा का विषय बनने वाला था। बाकी लड़कों ने कहा कि आर्यन कल रात छावनी में नहीं था। क्या ये सच है? रुद्र के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मेरे खास आदमी पर नियम तोड़ने की हिम्मत किसकी हुई? हम तो बस दिन की शुरुआत जल्दी करने के लिए थोड़ा पहले निकल गए थे। आर्यन ने सोचा कि जब रुद्र झूठ बोलता है तो वो बहुत पक्का लगता है। जाहिर है इंद्र के पास इस समय बहस करने का धैर्य नहीं था। पता है क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैदान में पहुंचो और तैयार हो जाओ। उस्ताद इंद्र, मेरी एक विनती है, आर्यन ने अचानक कहा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम पहले ही लेट हो तब मुझे बीच में रोकना सही फैसला है? आज आर्यन की आंखों में कुछ अलग दिख रहा था। वो विद्रोही और अडिग लग रहा था। इंद्र को जिज्ञासा हुई। खैर, बोलो क्या बात है? मैं एक आधिकारिक मुकाबले में दूसरे छात्र को चुनौती देना चाहता हूँ। इंद्र की जिज्ञासा तुरंत खत्म हो गई और उसे लगा कि आर्यन रातों रात पागल हो गया है। जाहिर है रुद्र भी उतना ही हैरान था। तू क्या बकवास कर रहा है बेवकूफ? रुद्र ने अपनी हथेली से आर्यन का मुंह दबा दिया। तुझे अंदाजा भी नहीं तो क्या मांग रहा है? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ छोटे नवाब, अब मेरा मुंह मत दबाओ। मेरा मन करेगा तो मैं दबाऊंगा, तू मुझे मत सिखा। अगर तूने मेरा मुंह दबाया तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी भी। इंद्र उन दोनों बच्चों को देख रहा था जो कुछ सेकंड पहले सगे भाइयों की तरह दिख रहे थे और अब एक दूसरे के मुंह पर हाथ मार रहे थे और लड़ रहे थे। उसने सोचा कि क्या बच्चे पालना ऐसा ही होता है? बस करो। इंद्र के शरीर से थोड़ी सी आभा बाहर निकली। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगी। एक बड़े योद्धा की आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि मामूली असर से ही बच्चे और छोटे जानवर जमीन पर गिर जाते हैं। यही कारण था कि इंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। जब दोनों में से किसी भी बच्चे पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने लड़ना बंद किया और उसे ऐसे देखने लगे जैसे पूछ रहे हो क्या इसकी जरूरत थी। और ऐसा होने का एक ही तरीका था। तुम दोनों आभा का इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। दोनों ने कंधे उचकाए। अब इंद्र सचमुच दंग रह गया।
आभा का इस्तेमाल करना जादू से बहुत अलग है। जादूगर जैसे ही पढ़ना सीखते हैं, अभ्यास शुरू कर सकते हैं, लेकिन योद्धा बनने वालों के लिए नियम अलग है। शुरुआती 15 सालों में योद्धाओं से केवल शरीर मजबूत करने की उम्मीद की जाती है। माना जाता है कि बिना किसी खास रस्म के शरीर की आभा को जगाना नामुमकिन है। इंद्र जानता था कि इन दोनों की ऐसी कोई रस्म नहीं हुई थी, फिर भी ये इंद्र की आभा का सामना कर पा रहे थे। हे भगवान, तुम कब बताने वाले थे कि तुम आभा का इस्तेमाल कर सकते हो लड़के? आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, मैंने तो कल ही इसका पता लगाया है। कल? हाँ, जब मैं बड़े लड़कों को अभ्यास करते हुए देख रहा था। इंद्र जितने सवाल पूछता, उसे उतना ही यकीन होता कि वो इन दोनों को बिल्कुल नहीं समझता। ये दोनों अपने आप में दो छोटे राक्षस हैं। कई महीनों में पहली बार पूरा महल गपशप से गूंज रहा था। बच्चों के बीच एक असली मुकाबले की खबर ने हर छात्र, रसोइये, दासी और पहरेदार के कानों तक अपनी जगह बना ली थी। मुकाबला दोपहर ठीक 12 बजे होना था और देखते ही देखते मैदान की रेत के चारों ओर दर्शकों की भीड़ जमा होने लगी। महल के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि बड़े छात्र योद्धा भी इस एक तरफा खेल को देखने के लिए रुक गए थे। वज्रबाहु परिवार में ऐसे मुकाबले कम ही होते हैं। आमतौर पर बराबर की ताकत वाले दो लड़के दोस्त बन जाते हैं और साथ में अभ्यास करते हैं। लेकिन जब दो लड़कों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो, तो कमजोर वाला ताकतवर की गुलामी स्वीकार कर लेता है। सबसे नीचे रहने वाला छात्र कभी ऊपर वाले को चुनौती नहीं देता। आखिर कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? ओए, कोई नहीं हिलेगा, सारा पैसा यहां लगाओ। हाँ, दाव लगाओ, सब लाइन में लग जाओ। रुद्र ने देखा कि एक बड़ा छात्र और उसका चमचा जुए की मेज सजा रहे थे। यहाँ ये आम बात थी। दाव पूरी तरह से एक तरफा थे और किसी को कुछ अलग होने की उम्मीद भी नहीं थी। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम डरे हुए हो? इंद्र ने पास आकर पूछा। रुद्र डरा हुआ नहीं, बल्कि चिढ़ा हुआ था। अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो मैं बीच में आ जाऊंगा, इंद्र ने भरोसा दिलाया। पर इससे रुद्र की चिड़चिड़ाहट कम नहीं हुई। साफ था कि कल रात के सफल प्रयोग के बाद आर्यन जरूरत से ज्यादा हवा में उड़ रहा था। रुद्र को लग रहा था कि इंद्र को यह बेवकूफी शुरू ही नहीं करने देनी चाहिए थी। शुरू हो रहा है। मैदान में दोनों लड़के अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए। विक्रम के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी, जिसे उसने छिपाया भी नहीं। इसके उलट आर्यन का चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में खून सवार था। इंद्र ने मैदान में उतरकर दोनों के बीच में जगह ली। तुम दोनों नियम जानते हो, पीछे हटने का यह आखिरी मौका है। विक्रम ने अपना हाथ उठाया। अगर मैं जीता तो मुझे कुंवर का खास साथी बनने का मौका मिलना चाहिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही इसके लायक हूं, सही ना? भीड़ की नजरें रुद्र पर टिक गईं, पर उसने पलक तक नहीं झपकाई। विक्रम का मूड और खराब हो गया। ठीक है, तो फिर शुरू करो। दोनों लड़कों ने अपनी जगह ली। लकड़ी की तलवारों की जगह उनके हाथों में असली चांदी की लंबी तलवारें थी। उनका वजन काफी अलग था, पर कोई भी बच्चा डरा हुआ नहीं लग रहा था। शुरू। मैदान की रेत उड़ी और आर्यन अपनी तलवार ऊंची किए हुए विक्रम की ओर झपटा। पिछले कुछ हफ्तों की आर्यन की तरक्की को देखते हुए विक्रम उसकी रफ्तार से हैरान नहीं था, लेकिन जब पहली बार उनकी तलवारें टकराईं तो उस वार के पीछे की ताकत ने उसे चौंका दिया। आर्यन कभी ताकतवर नहीं रहा था, पर इस पहले हमले के दबाव ने विक्रम के हाथों को लगभग झुका दिया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। जिस कीड़े को वो अपने पैरों तले कुचलता आया था, उसे आज सिर उठाते देख उसका गुस्सा भड़क उठा। विक्रम ने अपनी तकनीक द्वादश पंख की पहली चाल शुरू की। बिना किसी ऊर्जा के भी उसकी तलवारबाजी लाजवाब थी। उसके वार तेज, सटीक और पानी की तरह बहते हुए थे। इसके मुकाबले आर्यन का बचाव बहुत अनाड़ी और सख्त लग रहा था। वो जल्द ही विक्रम के हुनर के सामने दबने लगा। आर्यन न केवल बचाव करने में संघर्ष कर रहा था, बल्कि उसे सही निशाना लगाने में भी दिक्कत हो रही थी। काढ़े और हड्डियों को तोड़ने वाले उस पागलपन भरे प्रयोग की वजह से उसका शरीर अब एक सामान्य बच्चे से 3 गुना ज्यादा मजबूत और लचीला हो चुका था। वो ऐसी ताकत दिखा रहा था जो उसके शरीर के हिसाब से नामुमकिन थी। लेकिन तलवारबाजी सिर्फ जोर लगाने का नाम नहीं है। ये अनुशासन, सहनशीलता और दिमाग का खेल है। आर्यन के पास एक मजबूत शरीर तो था, पर उसके पास वो महीनों का अभ्यास और तजुर्बा नहीं था जो विक्रम के पास था। जल्द ही विक्रम की तलवार आर्यन की जांघ को चीरती हुई निकल गई। रेत पर खून फैल गया और आर्यन के गले से एक चीख निकली। ये आवाज विक्रम के कानों के लिए संगीत जैसी थी। उसके वार अब और भी हिंसक होने लगे। आर्यन के शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। माथे के घाव से निकलता खून आर्यन की आंखों में जा रहा था, जो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। वो घबरा गया और पागलों की तरह तलवार चलाने लगा। विक्रम को अब बचाव की भी जरूरत नहीं थी। वो बड़ी आसानी से बगल हटकर आर्यन के वारों को चकमा दे रहा था। विक्रम ने अपनी तलवार एक हाथ से पकड़ी और एक जोरदार प्रहार किया। आर्यन की तलवार पत्थर पर गिरी बर्फ की तरह चकनाचूर हो गई। इससे पहले कि टुकड़े जमीन पर गिरे, विक्रम ने एक घूंसा आर्यन की नाक पर जड़ा। 3 और वारों के बाद आर्यन जमीन पर ढेर हो गया। आर्यन की दुनिया घूम रही थी। उसे होश तब आया जब उसने अपने पेट में ठंडी तलवार की चुभन महसूस की। बस बहुत हुआ, इंद्र चिल्लाया। विक्रम ने तलवार की मूठ छोड़ दी। आर्यन को अपने कानों में गूंजती आवाजों के बीच लगा कि विक्रम किसी से बात कर रहा है। उसकी आंखों के सामने लाल धुंध छाई हुई थी। उसने अपना सिर धीरे से घुमाया। विक्रम उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। यह देखकर आर्यन का खून खौल उठा।
उसके दिमाग में ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसका सिर सलामत था, हाथ पैर चल रहे थे और दिल धड़क रहा था। तो सब उसे हारा हुआ क्यों मान रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए क्या सहा है? टूटी हुई हड्डियां, फटी हुई मांसपेशियां, आर्यन ने इन सब से कहीं बड़े नर्क को झेला है। पेट का ये जख्म उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। आर्यन ने हाथ बढ़ाया। उसने अपनी टूटी हुई तलवार का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे अपनी हथेली में इतनी जोर से भींचा कि खून बहने लगा। उस दर्द ने उसे पूरी तरह जगा दिया। उसने अपने पेट में घुसी तलवार को बाहर निकाला और रेत में फेंक दिया। दूसरे हाथ से उसने अपने घाव को दबाया ताकि खून ज्यादा न बहे। उसने जमीन पर थूका और एक भयानक चीख मारी, विक्रम्मा! लड़का चौंक कर पीछे मुड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आर्यन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पेट से जा टकराया और दोनों रेत पर गिर पड़े। विक्रम ने पलटकर आर्यन के चेहरे पर लगातार घूंसे बरसाए, जो किसी बड़े आदमी को भी बेहोश करने के लिए काफी थे। पर आर्यन आज गिरने वाला नहीं था। उसने अपनी टूटी हुई तलवार का वो नुकीला टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से विक्रम की दोनों आंखों के बीच घोंप दिया। विक्रम का शरीर पल भर में ढीला पड़ गया, पर आर्यन नहीं रुका। उसने वो टुकड़ा निकाला और विक्रम पर तब तक वार करता रहा जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह बेजान नहीं हो गया। आर्यन की आंखें धीरे से खुली। उसे अपने कमरे की जानी पहचानी छत को पहचानने में कुछ पल लगे। उसने तुरंत अपना हाथ अपने सीने पे रखा ताकि अपने दिल की धड़कन महसूस कर सके। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। आर्यन जीत चुका था। उस जीत की खुशी को उससे कोई नहीं छीन सकता था, यहां तक कि वो लोहे जैसा सख्त घुसा भी नहीं जो तेजी से उसके चेहरे की तरफ आ रहा था। धपाक! तेरी तो! आर्यन का सिर झटके से पीछे गया और उसके मुंह से गाली निकल गई। उस्ताद इंद्र फुफकारे, इतने से ही रोने लगे? कल जो तुमने तमाशा किया है उसके लिए तो मुझे तुम्हें इससे दुगनी जोर से मारना चाहिए था। आर्यन ने अपनी नाक से हाथ हटाया। वो थोड़ा उलझन में था। क्या मैं पूरे एक दिन तक सोता रहा? इंद्र ने उसके सिर पर फिर से एक चपट लगाई। आह! मेरी बात बीच में मत काटो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा नरमी बरत रहा हूं, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम वहां ऐसा प्रदर्शन कर सकते हो। वो मुकाबला खत्म हो चुका था लड़के। किसने कहा? आर्यन ने पलटकर पूछा। इंद्र ने उसे फिर मारा। मैंने कहा छात्र, तुम्हें क्या लगता है विक्रम ऐसा लड़का था जो सिर्फ इसलिए रुक जाता क्योंकि तुम्हारे शरीर से खून बह रहा था? अब उसके पास ज्यादा चॉइस बची भी नहीं है। आर्यन बुदबुदाया। उसने ऊपर इंद्र की तरफ देखा। उसे लगा कि एक और घूंसा आने वाला है। घूंसा आया तो सही, पर इस बार वो हल्का था। शायद इसलिए क्योंकि वो पत्थर जैसा सख्त योद्धा अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आर्यन अपने खून से सने दांतों के साथ मुस्कुराया। ये मजाक नहीं है, इंद्र ने झूठ कहा। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आर्यन की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुमने मुकाबला खत्म होने के बाद दूसरे छात्र की जान ले ली। ये यहाँ के सबसे बुनियादी नियम के खिलाफ है और अब हमें उसके सामंत पिता को खबर देनी होगी कि उसका बेटा मारा गया है। उसे रुमाल भेज देना। आर्यन ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, पर इंद्र ने उसे वापस दबा दिया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो आदमी बहुत ही नीच और बदला लेने वाला इंसान है। जब उसे पता चलेगा कि कल क्या हुआ तो वो... मुझे परवाह नहीं है, आर्यन ने बात काट दी। इंद्र ने फिर से मुट्ठी तानी। इस बार आर्यन पीछे नहीं हटा। मारो, जितना मन चाहे मारो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं थक गया हूं उन लोगों से जो मुझे डराते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं अपने लिए खड़ा होता हूं तो सबको ऐसा क्यों लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा है? ये नाइंसाफी है। तुम्हें यहां अपनी औकात समझनी होगी लड़के। तुम एक बाहरी इलाके लोड जिसके पीछे एक 10 साल के बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो सही है वो तुम पर लागू नहीं होता। तुम्हें हर काम कायदे से करना होगा। तुम अपने नियम खुद नहीं बना सकते। आर्यन खामोश हो गया और उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। देखो बच्चे, इंद्र ने थोड़े नर्म स्वर में कहा, तुम अपनी मर्जी चलाना चाहते हो तो पहले वो करना सीखो जो तुम्हें कहा गया है। जब तुम कुल पिता और अन्य बड़ों से अपनी काबिलियत मनवा लोगे तब तुम इस जगह पर अपनी चला सकोगे, उससे पहले नहीं। इंद्र अचानक रुका और दरवाजे की तरफ मुड़ा। समझ आया? ये सिर्फ इसके लिए नहीं है छोटे कुंवर। रुद्र ने शुरू में कुछ नहीं कहा। वो एक अजीब से चेहरे के साथ दरवाजे के सहारे टिका खड़ा था। कुल पिता ने इसकी सजा पर फैसला सुना दिया है। कमरे में भारी तनाव था। आर्यन ने यह नहीं सोचा था कि यहाँ की सजा कितनी डरावनी हो सकती है। उसने अपने सीनियर्स से कई डरावनी कहानियां सुनी थी। आर्यन थोड़ा टेंशन में जरूर था, पर उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। विक्रम को मारने के लिए कोई भी उसे बुरा महसूस नहीं करवा सकता था। अगर हालात बिगड़े तो वो रोएगा नहीं, वो उसे सह लेगा। कुल पिता ने फैसला किया है कि इसकी ऊर्जा केंद्र बनाने की रस्म 1 साल के लिए टाल दी जाएगी। रुद्र और इंद्र दोनों सन्न रह गए। योद्धा अपने आसपास की ऊर्जा को सोखते हैं और उसे अपने शरीर के अंदर एक गुठली के आकार की ऊर्जा केंद्र के रूप में जमा करते हैं। रस्म के दौरान उस केंद्र को ठोस बनाया जाता है जिससे योद्धा अलौकिक शक्तियां पाने के लिए आभा का इस्तेमाल कर पाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बिना रस्म के आभा का इस्तेमाल या केंद्र बनाना नामुमकिन है। फिर भी ये 10 साल के लड़के पहले से ही अपने दम पर आभा का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वे मन बना लेते तो शायद वे खुद ही अपना ऊर्जा केंद्र बना लेते। पफ्त! रुद्र के गाल हंसी रोकने की कोशिश में फूल गए थे।
उसकी शक्ल देखकर आर्यन का भी सब्र टूट गया और जैसे ही एक की हंसी छूटी दूसरा भी पीछे नहीं रहा। आर्यन और रुद्र एक दूसरे पर गिरते हुए पागलों की तरह हंसने लगे। इंद्र अपना सिर पकड़े बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दो कमबख्तों के पास दुनिया की सारी किस्मत कैसे है, पर वो कुछ सोच नहीं पा रहा था क्योंकि वे दोनों इतना जोर से हंस रहे थे जैसे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो आखिर में इंद्र ने वही किया जो उसे ठीक लगा। उसने दोनों लड़कों को उनकी गर्दन से पकड़ा और उनके सिर एक दूसरे से भिड़ा दिए। 10 साल बाद महल के बड़े हॉल में चांदी के चमकदार झंडे लटके हुए थे। पत्थरों की दीवारों से टकराती संगीत की धुनें पूरे माहौल को जोश से भर रही थी। जैसे जैसे लड़कों के नाम पुकारे जा रहे थे, भीड़ तालियां बजाकर खुशियां मना रही थी। 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले योद्धा इंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पढ़ाने में इतना मजा आएगा। इस काम में एक अलग ही सुकून था। जिन बच्चों को उन्होंने खुद पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें धीरे धीरे जवान होते देखना वाकई गर्व की बात थी। उनकी आंखें नए योद्धाओं की भीड़ में उन दो लड़कों को ढूंढ रही थीं जिन्हें देखना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। 10 साल बाद इंद्र ने पूरी भीड़ को 2 बार छान मारा। जाहिर है वे दोनों वहां नहीं थे। आखिर उन्हें उम्मीद भी क्या थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारी छुट्टी होने से ठीक पहले हमें एक और स्कूल में फंसा दिया। क्या हम 1 साल का ब्रेक नहीं ले सकते थे? वुल्कोवा एकेडमी किसी का इंतजार नहीं करती भाई। ये कोमेन के रईसों और सबसे बड़े राजकुमारों का अड्डा है। अगर हम इस साल वहां नहीं पहुंचे तो बहुत बुरा होगा। फिर वही मुसीबत की बातें, तुम बहुत ड्रामेबाज हो गए हो। तभी एक जवान दासी टोकरी लिए कोने से मुड़ी। वो किसी दीवार जैसी मजबूत चीज से टकराई और गिरने ही वाली थी कि उसे उन मजबूत हाथों ने थाम लिया जिन्हें उसने आज तक महसूस किया था। संभल के एक पल के लिए उस लड़की की सांसें थम गई। उसके सामने एक बेहद हैंडसम युवक मुस्कुरा रहा था। वो लंबा और तगड़ा था। उसकी मसल्स लोहे जैसी थी और कद कम से कम 6 फीट 2 इंच। उसके काले बाल ऊपर की तरफ सुनहरे हो रहे थे जो उसे थोड़ा विद्रोही लोग दे रहे थे। उसकी सुनहरी आंखों में एक शरारत थी। उसने केवल एक सफेद बनियान और वज्रबाहु परिवार का सफेद कोट पहना हुआ था। उसके सीने और हाथों पर बने टैटू साफ दिख रहे थे। दासी का चेहरा इतना लाल हो गया कि वो बीमार लगने लगी। मैं इसे एक तारीफ समझूंगा, वो मुस्कुराया। यहाँ आओ, मैं तुम्हें खड़े होने में मदद करता हूँ। उसने दासी को सहारा दिया पर वो तुरंत झुककर प्रणाम करने लगी। मुझे माफ करें छोटे कुंवर, मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे बगीचे में जल्दी पहुंचना था। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, डरो मत। सच तो यह है कि तुमसे मिलना मेरे दिन का सबसे अच्छा पल रहा। यह कहना आपकी दयालुता है। अगर वो लड़की थोड़ी और शर्माती तो उसे पक्का अस्पताल ले जाना पड़ता। फिर मिलते हैं। उसने हाथ हिलाया और उसे आंख मारी। जैसे ही वो युवक वहां से निकला, दासी ने उसके पीछे शांति से चल रहे एक और आदमी को देखा। वो युवक कुंवर से 1-2 इंच छोटा था पर उतना ही मजबूत। सांवला रंग, छोटे घुंघराले बाल और दहकती हुई नारंगी आंखें। उसकी छोटी दाढ़ी उसे कुंवर से थोड़ा बड़ा दिखा रही थी। वो भी लुक में अपने साथी से कम नहीं था, पर जहां कुंवर मिलनसार लग रहे थे वहीं ये युवक काफी गंभीर और सख्त दिख रहा था। वो सिर्फ सर हिलाकर आगे बढ़ गया। जब वे दोनों काफी दूर चले गए तो उन्होंने अपनी बात फिर शुरू की। दीक्षांत समारोह छोड़ना थोड़ा बुरा लगा, मैं मानता हूं, पर यह जरूरी है। वज्रबाहु के योद्धा किसी दूसरे देश में पढ़ाई करने के लिए 5 साल तक बस यूं ही गायब नहीं रह सकते। रुद्र ने लंबी सांस ली। दोनों एक दरवाजे के बाहर रुके। आर्यन तब हैरान हुआ जब रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मुझे अभी से डर लग रहा है। मैंने तुम्हारा दोहरी पढ़ाई में नाम लिखवाया है। तुम जादू और तलवारबाजी दोनों के कोर्स करोगे। क्या तुम पागल हो गए हो? सिर्फ तब जब मैं पीता हूं। तुम्हें पता है कि मैंने अपने कमजोर शरीर को बदलने के लिए कितनी मेहनत की है। मैं बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा हूं और अब तुम चाहते हो कि मैं जादू के तमाशे सीखूं। भाई, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है। तुम उन बेहतरीन तलवारबाजों में से एक हो जिन्हें इस घराने ने सालों में देखा है, पर भविष्य में शायद सिर्फ इतना काफी ना हो। अगर तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसे लेना चाहिए, रुद्र ने गंभीरता से कहा। आर्यन इसका कड़ा विरोध कर रहा था। लोग कहते हैं कि जो 2 चीजों में ध्यान बांटते हैं वो कभी टॉप पर नहीं पहुंचते। जादुई तलवारबाज मजाक बनकर रह जाते हैं। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन अथनातोई नहीं। आर्यन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ठीक है, पर क्या मैं तुम्हें कहीं से भी लोहे का बना हुआ अमर इंसान दिखता हूं? रुद्र ने देखा कि आर्यन मान नहीं रहा, इसलिए उसे लालच देना पड़ा। अगर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी तलवार खरीद कर दूं तो? आर्यन ठिठक गया। वो तलवारों को ऐसे तोड़ता था जैसे लोग माचिस की तीलियां। उसे एक ऐसी धाकड़ तलवार की जरूरत थी जो आसानी से न टूटे। मुझे एक महाखड्ग चाहिए। रुद्र के माथे की नस फड़कने लगी। ठीक है, उसमें कम से कम 3 राक्षसी ऊर्जा केंद्र लगे होने चाहिए। तेरी तो। रुद्र ने अपने बटुए पर पड़ने वाले बोझ को महसूस किया। ठीक है, सौदा पक्का? आर्यन कुछ और मांगता उससे पहले रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर हाथ मिला लिया। बहुत बढ़िया, सौदा पक्का हुआ। इस झमेले को खत्म कर रुद्र ने आर्यन के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर अचानक रुक गया। क्या हुआ? पता नहीं।
हम सुबह मिलते हैं। मैं जा रहा हूं अपने भविष्य के बच्चों के लिए जमा किए गए पैसों का हिसाब दोबारा देखने। ठीक है। आर्यन को लगा कि शायद रुद्र मजाक कर रहा है। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। उसका कमरा सादा था। सजावट के नाम पर वहां उन तलवारों की मूठें थी जिन्हें उसने पुराने सालों में इस्तेमाल किया था। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ बढ़ा, अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया है। एक जोरदार धक्के ने आर्यन को जमीन पर गिरा दिया। उसका सिर फर्श के तख्तों से जोर से टकराया। उसने झटके से अपनी कमर पर बंधी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तभी उसे महसूस हुआ कि किसी के घुटने ने उसकी कलाई को जमीन से सटाकर दबोच लिया है। वो पूरी तरह फंस चुका था। तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है, एक लड़की की आवाज आई। आर्यन ने अचानक लड़ना बंद कर दिया। उसके गाल गर्म होने लगे। उसने महसूस किया कि एक जाना पहचाना और सख्त हाथ उसकी पीठ और कंधों की मांसपेशियों को थपथपा रहा है। अब तुम्हारा वजन क्या है वॉर? लगता है जैसे 230 पाउंड के हो। 250। उस आवाज ने सीटी बजाई। एक योद्धा के लिए काफी भारी हो, कम से कम इंसानों में तो। अगर तुम दानव रक्त वाले होते तो अभी भी छोटे कहलाते। आर्यन के कान शर्म से जलने लगे। हाँ, वैसे इसके जिम्मेदार तुम ही हो रेड। जब तुमने मुझे महाखड्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी तो मैंने फिर से शरीर को भारी बनाना शुरू कर दिया। मुझे 200 पाउंड की तलवार को 3 पाउंड की लकड़ी की तरह घुमाना सीखना है। आर्यन को खंजर निकालने की आवाज आई। उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। वो ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी तक गई जब उसकी काली कुर्ती का कपड़ा काट दिया गया। जब उसकी पीठ पूरी तरह खुल गई तो उसने महसूस किया कि खुरदुरे हाथों की एक जोड़ी उसकी पीठ की मांसपेशियों को टटोल रही है। तुम्हें अपनी पीठ और पैरों पर और मेहनत करनी चाहिए। मुझे पता है तुम्हें बड़े हाथ दिखाने का शौक है, पर काम की चीज हमेशा दिखावे से बड़ी होती है। अचानक उसे पीठ के बल पलट दिया गया ताकि वो हमलावर का चेहरा देख सके। वो एक सख्त महिला थी। उसमें कुछ भी कोमल या नाजुक नहीं था। उसके छोटे काले बाल पीछे की तरफ संवारे हुए थे। उसके होंठ भरे हुए थे जो उसकी सांवली रंगत पर अच्छे लग रहे थे। उसकी बादामी आंखों में से एक काले पैच के पीछे छिपी थी, तब से जब वो 9 साल की थी। लेकिन उसकी दूसरी आंख अभी भी एक भयंकर लाल चमक से जल रही थी। उसने अपने कोट के नीचे चांदी का एक कवच पहना हुआ था। उसकी गर्दन से सीने तक एक पुराना निशान था। अपनी सख्त दिखावट के बावजूद उसकी नजर और आवाज काफी नरम थी। बहुत दिनों बाद मिले रेड, लगता है बॉर्डर पर तुम्हारी अच्छी खातिरदारी हो रही है। रीना ने अपनी गर्दन सहलाते हुए मजाक किया। हाँ, काल गर्द से निकलने वाले राक्षसों से लड़ना कभी बोरिंग नहीं होता, पर अब जब तुम वज्रबाहु के असली योद्धा बन गए हो तो तुम्हें जल्द ही ये बात पता चल जाएगी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, पर रीना उसकी नजरों का मतलब समझ गई। तुम नहीं आ रहे? आर्यन ने सिर हिलाया। मैं एकेडमी जा रहा हूँ। रीना आमतौर पर अपनी भावनाओं को छुपाकर रखती थी, पर इस बात पर वो भी अपनी हैरानी नहीं दबा पाई। तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अब लंबे समय तक नहीं देख पाऊंगी, रीना ने अंत में कहा। उसकी आवाज में दुख नहीं था, जैसे उसने इस बात को पहले ही मान लिया हो। हमें साल में 2 बार छुट्टियां मिलती हैं, इस बार मैं तुम्हें देखने आ सकता हूँ। रीना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। और ये कैसा लगेगा? वॉर और सुनहरा कुंवर बिना किसी वजह के अपनी छुट्टियों में कालगर्द के चक्कर लगा रहे हैं। हम अब तक सावधान रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बदलने वाला है। रीना ने आर्यन को गौर से देखा। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे थोड़ा प्यार होने लगा है। ये सोचने वाली बात है कि तुम एक मामूली रिश्ते के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। आर्यन ने अपनी नजरें फेर ली। ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे बस अपनी जरूरत के लिए किसी का साथ चाहिए। मैं 16 साल से तुम्हारा साथ दे रही हूँ। अब तो तुम्हारे पास आजादी और पैसा भी है, तुम किसी और के पास जा सकते हो। सोचूंगा इस बारे में, उसने झूठ कहा। शायद मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो मुझ पर झपटने के बजाय एक नॉर्मल इंसान की तरह नमस्ते करना जानता हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनका ये रिश्ता सालों पुराना था। खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने नियम बनाए थे। वे अपनी मुलाकातों का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए दिल में फीलिंग्स नहीं पैदा करेंगे और सबके सामने एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं। वे 4 साल से नियमों का पालन कर रहे थे। तब वो उसका नाम तक नहीं जानती थी। उसे बस इतना याद था कि सब उसे युद्ध अनाथ कहते हैं, इसलिए उसने उसे वॉर कहना शुरू कर दिया। बदले में उसने उसे रेड कहा, उसकी आंख की वजह से। रीना नीचे झुकी और आर्यन को किस किया। 8 महीनों में ये उनका पहला मिलन था। वज्रबाहु के योद्धाओं को अपनी ड्यूटी छोड़ने की परमिशन कम ही मिलती है। आर्यन को इसका एहसास नहीं हुआ, पर जैसे ही रीना ने उसे किस किया, उसका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो गया। महीनों बाद उसे ऐसी राहत महसूस हुई थी। जब वे अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। आर्यन ने रीना की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। आज रात यहीं रुक जाओ। रीना कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराई। ओह, तुम्हें वाकई में पसंद आने लगे हो। मुझे तुम्हारा शरीर पसंद है और अब मुझे थकाना इतना आसान नहीं है जितना 16 साल की उम्र में था। हाँ हाँ, देख लेंगे। रीना ने अपना कोट उतारा और अपने चीने के कवच को अलग कर दिया। उसने आर्यन के हाथों को अपनी कमर से हटाया और खड़ी हो गई। उसने अपने जूते कमरे के कोनों में फेंके और अपने कपड़ों की चेन की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही रीना ने अपने कपड़े उतारे, आर्यन की आंखों में एक नशा सा छा गया। उसका शरीर किसी कलाकृति जैसा था, मजबूत और घुमावदार। वो एक लौती ऐसी महिला थी जिसके शरीर पर उतने ही जख्म के निशान थे जितने आर्यन के शरीर पर थे। शायद इसीलिए आर्यन उसे इतना पसंद करता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, तो तुम्हें इसे यादगार बनाना होगा।
आर्यन ने उसकी जांघों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रीना की सांसें और तेज हो गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो कि कौन पहले पलक झपकेगा। जल्द ही रीना को समझ आ गया कि वो हारने वाली है। ठीक है, मैं रुकूंगी, पर कोई हाँफते हुए कहा, गले लगकर सोना नहीं होगा। आर्यन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वैसे भी वो आज रात उसे सोने देने के मूड में नहीं था। रीना की शर्त के बावजूद वो और आर्यन वास्तव में सुबह की पहली किरण फूटने से पहले एक साथ सो गए थे। शुरुआत में वो काफी असहज थे। रीना को सालों से किसी ने बाहों में नहीं भरा था, और एक पुरुष के साथ इस तरह का पल तो उसके लिए और भी पुराना था। जब आर्यन ने पहली बार उसे गले लगाया तो वो अकड़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हुई और अपनी आंखें मूंद लीं। आर्यन कुछ देर उसे देखता रहा, उसे चूमता रहा, और फिर उसे भी नींद आ गई। 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आर्यन की नींद हमेशा भोर में ही खुलती थी। उसे लगा था कि रीना भी उसी के साथ जागेगी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो जा चुकी थी। उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो रात भर रुकेगी। वो चाहता था कि उसे विदा कर पाता, पर उन्होंने कल रात पहले ही काफी रिस्क ले लिया था। आर्यन ने चादर हटाई और बिस्तर से उठने लगा, तभी उसकी नजर उन चीजों पर पड़ी जो रीना उसके लिए छोड़ गई थी। एक चिट्ठी, एक छोटा लकड़ी का डिब्बा और उसके वे कपड़े जो उसने कल रात उतारे थे। आर्यन ने आंखें मलते हुए चिट्ठी उठाई। उसने पहले कभी रीना की लिखावट नहीं देखी थी। वो बहुत ही खराब थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में लकीरें खींच दी हों। छावनी के मर्द हमेशा बातें करते हैं कि उन्हें औरतों के कपड़े कितने पसंद हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, पर मुझे लगा शायद तुम्हारी इसमें दिलचस्पी हो। आर्यन काफी देर तक उस कपड़े को देखता रहा, फिर आगे बढ़ना शुरू किया। रात भर रुकना अच्छा था, शायद इसे कुछ और बार ट्राई करना बुरा नहीं होगा, जब भी हमें मौका मिले। मैं तुम्हें एकेडमी के लिए गुड लक कहना चाहती थी। हालांकि मुझे शक है कि वे घमंडी उस्ताद तुम्हें उससे ज्यादा कुछ सिखा पाएंगे जो तुम खुद सीख सकते हो। सब मानते हैं कि तुम और रुद्र इस घराने का भविष्य हो। अयांश ने भी ये बातें सुनी हैं और वो आजकल काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है। मुझे उसकी काबिलियत पर शक होने लगा है। वो अब अपनी तलवारबाजी को सीरियसली नहीं लेता। मुझे नहीं पता तुमने एकेडमी जाने का फैसला क्यों किया, पर मुझे पक्का पता है कि इसमें रुद्र का हाथ होगा। ये उसी तरह की अजीब बात है जो उसके दिमाग में आ सकती है। जो भी हो, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम एक और भी बेहतर योद्धा और समझदार इंसान बनकर मेरे पास लौटोगे। शायद अगली बार जब हम मिलें तो तुम मुझे वो सिखा सको जो मैं अपने बारे में नहीं जानती। मेरा मतलब एक योद्धा के रूप में है, और मेरे पास लौटने का मतलब सिर्फ आसपास रहने से था, कुछ और नहीं। मुझे यकीन है कि एकेडमी में तुम कई बड़े लोगों से मिलोगे। नेतृत्व तुम्हारे खून में है। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिता ने जो काबिलियत तुम्हें दी है वो पूरी तरह खिले। खूब तरक्की करो आर्यन अकेनाई। मैं दूर से तुम्हें देखती रहूंगी। हैप्पी बर्थडे। उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। रेड। आर्यन ने चिट्ठी नीचे रखी और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ढक लिया। शायद वो रीना को उससे कहीं ज्यादा पसंद करता था जितना उसने सोचा था। बिस्तर पर कुछ देर बैठने के बाद उसने लकड़ी का डिब्बा उठाया। ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्र महल के मेन गेट की ओर जा रहा था। हमेशा की तरह उसने आर्यन को वहां इंतजार करते पाया। उसका भाई सफर के लिए तैयार था। उसके कोट के नीचे उन हाथों को छुपाया गया था जिन पर अब काले कवच दस्ताने सजे थे। उसकी कमर पर एक लंबी तलवार बंधी थी। रुद्र ने गिना था, इस महीने में ये छठी तलवार थी। रुद्र उसे बधाई देने ही वाला था कि उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। अविश्वसनीय। जब मैं तुम्हें एक महंगी नई तलवार दिलाने वाला हूं तो तुमने खुद जाकर ये भड़कीले गहने खरीद लिए, वो भी मेरे लिए कुछ लिए बिना। मैं इसके बदले तुम्हें नाश्ता करा दूंगा, हिसाब बराबर, पेठू कुंवर, आर्यन ने जवाब दिया। रुद्र ने आगे झुककर आर्यन के कानों में लटकते सोने के कुंडल देखे। ड्रैगन? मुझे ड्रैगन पसंद है। पसंद तो सबको होते हैं, पर मैंने सुना है कि तुम्हारे देश के लोग उन्हें कुछ ज्यादा ही इज्जत देते थे। आर्यन को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो और रुद्र सगे भाई जैसे थे, लेकिन आर्यन ने कभी अपने अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि रुद्र ने कभी पूछा ही नहीं। पर रीना की चिट्ठी अभी भी उसके दिमाग में थी। सॉरी, रुद्र ने सिर खुजाते हुए कहा। मुझे फालतू बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और उसे बाहर ले जाने लगा। माफी के तौर पर आज शहर में पार्टी का खर्च मेरा। हम बाहर जाएंगे, पिएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, और तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पिता ने आज दावत रखी है? जाहिर है, वरना तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे बिल क्यों भर रहा हूँ दरियादिली में? दोनों हंसते हुए बाहर निकल आए जहां बग्घी इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर बैठे, आर्यन ने रुद्र का मजाक उड़ाया। सुनो, ये मजाक अच्छा है, पर हमें उस दावत में जाना होगा। तुम्हारे पिता ने हमें बाहर जाने की परमिशन दी है, तो हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। आर्यन और रुद्र इस समय महल के सबसे चर्चित युवाओं में से थे। वे सबसे कम उम्र के छात्र थे जिन्होंने द्वादश पंख की सभी चालें सीख ली थीं और पीला ऊर्जा केंद्र हासिल किया था। रुद्र ने बग्घी की सीट पर सिर टिकाते हुए आह भरी। लगता है हमने खुद को जरूरत से ज्यादा काबिल साबित कर दिया। अच्छा चलो, मैं उस दावत में चलूंगा अगर तुम मुझे ये बता दो कि कल तुम्हारे कमरे में कौन था। आर्यन अंदर से सकपका गया, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया।
तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लड़कियों के पीछे भागने का नाटक करते हो, पर मुझे लगता है कि तुम सच में उनके लिए पागल हो रहे हो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। मैंने ये कब कहा कि वो कोई लड़की थी? तेरी तो वाह, तो वो जरूर कोई बहुत खास होगी जिसके लिए तुम इतने सीक्रेट हो। बस एक ही कारण हो सकता है, वो पक्का बदसूरत होगी। बेचारा भाई, रुद्र ने मजाक में सिर हिलाया। दांत शायद हर तरफ निकले होंगे। आर्यन सच में रुद्र को मारना चाहता था, या शायद इसीलिए तुम आजकल वजन बढ़ा रहे हो, उसे उठाने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि वो बहुत भारी है। और तुम इतने इरिटेटिंग इंसान कैसे हो सकते हो? पैदाइशी। रुद्र ने कंधे उचकाए। बग्घी आगे बढ़ी और आर्यन ने उगते सूरज को देखा। उसने टॉपिक बदल दिया। क्या तुम बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं, या ये राज ही रहेगा? रुद्र मुस्कुराया। तुमने आखिरी बार समुद्र की सैर कब की थी? जब मैं 8 साल का था और अपनी जान बचाकर शराब के पीपे में छिपकर भागा था। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पानी की जरूरत है, इसीलिए हम आज का दिन कोस्टल गार्ड के साथ जहाजों पर बिताएंगे। आर्यन ने भौरी सिकोड़ी। रुद्र फिर से एक बिना सिर पैर की योजना लेकर आ गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? पूछने से क्या होगा? अगर सब पता चल जाए तो मजा खत्म हो जाता है। तुमने ये बात 4 साल पहले भी कही थी जब हमने नकली नामों से बिजनेस शुरू किया था, और हम दोनों आज उसकी वजह से बहुत अमीर हैं। हाँ, रईसों को अपनी स्किन क्रीम और दवाइयाँ बहुत पसंद है ना? आर्यन ने आंखें घुमाई। इतनी पसंद आती है कि मैंने एकेडमी की 4 साल की फीस भर दी और मुझे पता भी नहीं चला। पर वो सब छोड़ो। रुद्र ने क्षितिज की ओर देखते हुए मुस्कुराया। आज वो दिन है जब हमारी असली यात्रा शुरू हो रही है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। एक बार फिर से आर्यन को यकीन था कि उसका भाई बस ख्याली पुलाव पका रहा है। समुद्र की नमकीन हवा आर्यन की नाक में गुदगुदी कर रही थी। इससे उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। उसे समुद्र हमेशा से पसंद था। उसके पुराने घर से इसका नजारा बहुत ही सुंदर दिखता था। इसकी विशालता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। जब वो पानी की लहरों को देख रहा था तो साफ था कि उसका मूड काफी अच्छा है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। जहाज पर सवार किसी भी आदमी ने उसे नहीं सुना। बाकी सब रुद्र के साथ मिलकर एक मजेदार और थोड़ा भद्दा समुद्री गाना गाने में बिजी थे। उन्हें आर्यन की उस धीमी गुनगुनाहट की कोई परवाह नहीं थी। समुद्र है एक ऐसी हसीना जो जालिम भी है और हसीन भी। वो अपनी बाहें फैलाएगी और तुम्हें कंगाल कर देगी। पर मुझे मिली एक ऐसी माशुका, इतनी साफ और प्यारी कि उसकी एक रात की बात से मैं खुद को रोक ना पाया। उसके लबों पर शराब थी और कमर में वो लचक। उसके चलने के अंदाज से जहाज भी मुड़ जाए। जब मैंने उसकी जांघ छुई तो उसने कहा कि उसका वक्त आ गया है, और उसे लगा कि मैं डर के मारे रोने लगूंगा। पर वो नहीं जानती थी कि मैं समंदर का राही हूँ, और समंदर का राही खतरे से पीछे नहीं हटता। मैंने अपनी तलवार दिखाई और उसे बिस्तर तक ले गया। 2 घंटे बीत गए और हम पसीने से तरबतर थे, और अब वो गिड़गिड़ा रही है कि अगले हफ्ते शादी कर लूं। पर मैंने उसके गाल को चूमा और कहा कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही समंदर का है, उस समंदर की हसीना का। आर्यन ने पहली 2-3 बार तो इसे सुना, पर 12वीं बार वही गाना सुनकर उसने ध्यान हटा लिया। उसे अब ऐसी चीजों की आदत हो गई थी। रुद्र अपनी मेहनत के बावजूद जश्न मनाने का बड़ा शौकीन था। वो जहां भी जाता इसी तरह महफिल जमा लेता। उसके अंदर कुछ ऐसा था कि लोग अपनी झिझक भूलकर हंसने लगते थे। आर्यन को अक्सर इस बात से जलन होती थी, क्योंकि वो खुद लोगों को सिर्फ असहज ही करना जानता था। ओ नहीं भाई, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। रुद्र अचानक पास आया और उसने आर्यन को धक्का दिया। मेरा भाई अपने 20वें जन्मदिन पर यूं खामोश खड़ा नहीं रहेगा। तुम एक योद्धा हो, किसी सराय के बाउंसर नहीं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शुक्रिया, पर क्या तुम बताओगे कि हम यहाँ समंदर के बीचों बीच क्या कर रहे हैं? रुद्र फुफकारा, इसे अपना फर्ज समझो। हम बस ये देख रहे हैं कि हमारे जाने से पहले हमारे इलाके में कोई गलत चीज ना घुस पाए। हमें इस जगह से नफरत है, तो इसका मतलब हम चेकिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले। आर्यन ने आंखें सिकोड़ी। रुद्र ने मुंह बनाया। तुम गाने तो नहीं वाले ना? नहीं, मैं नहीं गाने वाला। मुझे लगता है क्योंकि तुम गा नहीं सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो। रुद्र उम्मीद से अपने भाई को देखने लगा। उसने जमीन पर पैर से ताल ठोकना शुरू कर दिया। चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। आर्यन ने इग्नोर किया, पर वो ताल संक्रामक थी। वो धीरे धीरे आर्यन की खामोशी को तोड़ रही थी। आर्यन ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने देखो। जहाज के एक साथी ने चिल्लाकर सबका ध्यान खींचा। कई मील दूर एक विशाल सफेद जहाज पश्चिम की ओर जा रहा था। वो जहाज बहुत ही शानदार था। उसके सफेद और सुनहरे पालों पर 5 चमकदार आकृतियों का निशान बना हुआ था। आर्यन ने देखा कि रुद्र के होंठ फड़क रहे थे, जैसे वो अपनी हंसी रोक रहा हो। जब भी उसका भाई ऐसा करता था तो ये पक्का संकेत था कि वे किसी बहुत बड़े बखेड़े में फंसने वाले हैं। वज्रबाहु घराने के नियम बहुत सख्त थे। उनकी सीमाओं से गुजरने वाले किसी भी जहाज की तलाशी ली जा सकती थी। इसी डर से लोग उनके पास से गुजरने से बचते थे, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। स्वागत है महान योद्धाओं, कृपया जहाज पर आएं। यहाँ आपको सिर्फ दोस्त ही मिलेंगे।
आर्यन को ऊपर देखने के लिए गर्दन काफी नीचे झुकानी पड़ी। सामने खड़ा आदमी बहुत ही विशाल था, कम से कम 12 फीट लंबा। उसने लाल चोगा पहना था जिस पर वही निशान बना था जो झंडे पर था। उसके चेहरे पर लाल दाग थे और सिर पूरी तरह गंजा था। वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। थकान के बावजूद वो दैत्य एक मुस्कान के साथ मिला जिसमें नुकीले दांत चमक रहे थे। अमर योद्धाओं की जय हो भाइयों, हमारे जहाज पर आने का। क्या तुम ठीक हो? आर्यन ने मुड़कर देखा तो पाया कि रुद्र उस आदमी को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आर्यन ने रुद्र के सिर पर जोर से चपट मारी। भाई को माफ करे, हमारे यहाँ कोई विशाल मानव नहीं है, इसलिए वो थोड़ा हैरान है। उस दैत्य ने अविश्वास झटक दिया। ओह, समझ गया, तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। इसकी हंसी से जहाज हिलने लगा। मैं भिक्षु विनायक हूँ, क्या मैं आप योद्धाओं के नाम जान सकता हूँ? रुद्र ने अपनी और फिर आर्यन की तरफ इशारा किया। रुद्र, आर्यन, वाह कितनी बेबाकी है। रुद्र ने सिर खुजलाया। ठीक है, बुरा ना माने पर नियमों के हिसाब से हमें आपकी जहाज की चेकिंग करनी होगी। ओहो, विनायक मुस्कुराया। खैर, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जहाज पर हम सिर्फ खोई हुई आत्माओं को ले जा रहे हैं। विनायक ने पीछे डेक पर बिखरे हुए शरीरों की ओर इशारा किया। वहां एक बहुत ही दुखद नजारा था। जहां तक नजर जा सकती थी, कंकाल जैसे दुबले पतले शरीर बिखरे पड़े थे। वे बहुत ही कमजोर और बीमार दिख रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे। कुछ की आंखें खुली थीं, पर वे कहीं नहीं देख रहे थे और उनके मुंह से लार टपक रही थी। आर्यन समझ नहीं पाया कि ये कौन सी बीमारी है। उसने चिंता से पूछा। विनायक के जवाब देने से पहले रुद्र बोल पड़ा। सबसे बुरा नशा भाई, नक्षत्र चूर्ण। ये लोग इसके एडिक्ट हैं। ये नक्षत्र चूर्ण आखिर क्या बला है? आर्यन ने अपनी भौं सिकोड़ते हुए पूछा। इंसानी दुनिया पर एक कलंक। महाधर्माध्यक्ष विनायक की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। राक्षसों के ऊर्जा केंद्रों और लाल जहर फूलों से बना एक बहुत ही खतरनाक नशा। इसकी लत इतनी बुरी है कि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आर्यन ने नशीली दवाओं के बारे में सुना तो था, पर कभी उन्हें देखा नहीं था। वैसे भी किसी की इतनी शामत नहीं आई थी कि वो विनाशकारी तलवारबाजों के द्वीप पर ऐसा कुछ लाने की हिमाकत करे। हम इन बिचारी आत्माओं को वापस धर्मपीठ ले जा रहे हैं। वहां हमारे सबसे बड़े गुरु अपनी शक्ति से इनकी बीमारी दूर करेंगे और इनका जीवन उन देवताओं को सौंप देंगे जो हम सबकी रक्षा करते हैं। विनायक ने नाटकीय अंदाज में अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। अमर योद्धाओं की जय हो। काश वे एक दिन धरती पर उतरे और हम हमेशा उनकी रोशनी में रहें। आमीन। उसने गाते हुए कहा। आर्यन को ये पोंगा पंडित और पुजारी शुरू से पसंद नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे विनायक पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा दिखावा कर रहा है, या फिर ये उसकी अपनी पुरानी नफरत थी। फिलहाल उसे वो आदमी बस थोड़ा सनकी लगा। निराकार चर्च एक ऐसा धार्मिक संगठन है जो पौराणिक अमर योद्धाओं की पूजा करता है। कहानियों के मुताबिक वे कभी न मरने वाले देवताओं जैसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो हमेशा अपना कवच पहनकर रखते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही दूसरी दुनिया के रास्ते खोले थे, जिससे समाज में नए बदलाव आए और अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहने लगी। ये चर्च दान पुण्य के काम तो करता है, पर अपने कट्टरपंथी पुजारियों की वजह से ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। साथ ही लोग मानते हैं कि वे जिन देवताओं की पूजा करते हैं वे सिर्फ बच्चों की कहानियों के पात्र हैं और कुछ नहीं। लेकिन कहानियों के पात्रों की पूजा करना या बीमार लोगों को ले जाना कोई जुर्म नहीं था। इसीलिए आर्यन ने अपने शक को दबाया और जहाज को जाने देने का मन बना लिया। पर किसी वजह से उसे लगा कि रुद्र की सोच उससे अलग है। ये सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि हमें एक बार जहाज का कोना कोना देख लेना होगा। रुद्र की नजरें अब उस दैत्य से हटकर पीछे की ओर टिकी थीं, जिसे वो अभी कुछ देर पहले बड़े चाव से देख रहा था। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो मेरे पिताजी शायद मेरा सिर कलम कर दें। विनायक ने रुद्र को अब एक अलग नजरिए से देखा। तुम्हारे पिता काल के योद्धा भीष्म हैं? जी हाँ, इकलौते। अद्भुत। मैंने उनके कारनामों के बारे में सुना है। रेगिस्तान में मौत की रानी के साथ उनका वो भयानक युद्ध, 30 दिन और 30 रात तक लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। रुद्र गर्व से मुस्कुराया, पर वो मुस्कान थोड़ी नकली लग रही थी। अच्छा लगा कि आप उनके कारनामों से वाकिफ हैं। पता है, पिताजी ने मुझे भी कुछ कहानियां सुनाई हैं, आपके चर्च के बारे में भी। ओह, मैंने उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते सुना था। उन्होंने कहा था कि आपके चर्च में भिक्षु रैंक से ऊपर के हर इंसान के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो पल भर में सैकड़ों बीमारों को ठीक कर सकते हैं। मुझे लगता है उस मंत्र का नाम महारोग मुक्ति था। विनायक के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे मन में यह सवाल क्यों उठ रहा है। अगर आप इन सब लोगों को खुद ठीक कर सकते हैं तो आप इनके धर्मपीठ पहुंचने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? विनायक अब भी मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में अब पहले जैसी सच्चाई नहीं थी। अब वो जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ लग रहा था। जहाज में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे दुख है कि आप यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बिना देखे कैसे पता चलेगा? आर्यन ने उबासी लेते हुए कहा। वो दैत्य अब भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, देख लीजिए। विनायक पीछे मुड़ा और जाने लगा। तभी आर्यन और रुद्र ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वो दैत्य अचानक बिजली की फुर्ती से घूमा और उसने अपने दोनों मुक्के लकड़ी के डेक पर दे मारे। इससे पहले कि उसके हथौड़े जैसे मुक्के उन दोनों को पीस देते, दोनों भाई हवा में उछल गए।
मेरी कहानी कैसी लगी? नीचे गिरते हुए रुद्र ने अपनी तलवार मयान से निकाल ली। आर्यन ने भी अपना कोट उतार फेंका और अपनी तलवार तान ली। तुमने पिताजी को ऐसे पेश किया जैसे वो बच्चों को लोरी सुनाते हो। जो उन्हें नहीं जानता सिर्फ वही तुम्हारी बात पर यकीन करता। मतलब मेरी एक्टिंग अच्छी थी? एक्टिंग नहीं, तुम एक नंबर के झूठे हो। झूठा ही सही, पर हूं तो नंबर 1। हवा से नीचे गिरते ही आर्यन और रुद्र ने अपनी तलवारें सीधे उस दैत्य के कंधों में घोंप दी। वो दर्द से दहाड़ उठा और उसने झटक कर दोनों को दूर फेंक दिया। तुम छोटे कीड़ों की इतनी हिम्मत? सीटी बजाते हुए रुद्र बोला। वाह, कौन सा पुजारी ऐसी भाषा बोलता है? वो हवा में कलाबाजी खाते हुए अपने पैरों पर सुरक्षित उतरा। विनायक ने अपने शाही चोगे फाड़ दिए। उसके अंदर का शरीर टैटू से भरा था और उसने चमड़े का कवच पहन रखा था। वही जो असली पुजारी ना हो। आर्यन ने कंधे उचकाए। रुको रुको भाई, किसी के कपड़ों से उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता धर्म में आने से पहले वो ऐसा ही रहा हो और अब सुधर गया हो। रुद्र ने मजाक किया। मार डालो इन घमंडी छोरों को, विनायक चिल्लाया। अचानक जहाज के कैबिन के दरवाजे खुले और नकाबमाश लोग चमड़े का कवच पहने बाहर निकल आए। ओ रहने दो, ये तो डाकू है। मेरी गलती थी भाई। तुम्हें शुरू से पता था कि ये डाकू है? बस एक अंदाजा था। मेरा अंदाजा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, आर्यन गुर्राया। पहले इन लुच्चों से तो निपट लो। रुद्र और आर्यन एक दूसरे की तरफ झपटे। उनकी तलवारें एक दूसरे के चेहरे को छूती हुई निकली और सीधे उन 2 डाकुओं की गर्दन में जा घुसी जो पीछे से हमला करने आ रहे थे। है ना हमारी जोड़ी लाजवाब? रुद्र मुस्कुराया। चुप रहो,